और उसमें शायद कीबोर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। इनपुट डिवाइस में सबसे पहला हम लोग जो बोले थे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड। हम लोग पढ़ लिए थे कि कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं और हम लोग उसमें टाइप्स, जैसे हम लोग पढ़े थे कि 104 की होता है, लेकिन उसमें अल्फ़ाबेट, उसके बाद नंबर होता है 0 से 9 तक, उसके बाद स्पेशल सिंबल्स हम लोग पढ़े थे, फंक्शन की पढ़े थे कि 12 होता है। कर्सर कंट्रोल करने के लिए 8 की का नाम लिखे थे, हम डिस्कस नहीं किए थे उसको, है ना। जैसे अल्फ़ाबेट के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपको पता है ना। कीबोर्ड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट था, अल्फ़ाबेट के बाद नंबर था जिसको न्यूमेरिक बोल लो, उसके बाद फंक्शन की के बारे में बात किए थे कि 12 होता है, उसके बाद हम लोग स्पेशल सिंबल्स बात किए थे, हैश, है ना, डॉलर, इस तरह का बहुत सारा ब्रैकेट्स वगैरह जो है ना, सिंगल कोट, डबल कोट, कॉमा, ये सब साइन है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे क्या? कर्सर कंट्रोल की। और ये भी बात किए थे ना कि जब आप, जैसे अभी हम लोग माउस को जब मूव करते हैं तो उसके साथ एरो घूमता है, उसको हम लोग कर्सर नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं। माउस का पॉइंटर कहा जाता है, कर्सर नहीं। कर्सर वो होता है जो ब्लिंकिंग लाइन होता है ना, ब्लैक कलर का ऐसे वर्टिकल सीधा लाइन रहता है, वो ब्लिंक करते रहता है, जब लिखते समय वो दिखता है। उस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग डिस्कस किए थे ना कि अप डाउन लेफ्ट राइट 4 की होता है कीबोर्ड में, जिधर क्लिक करोगे उधर ही कर्सर जाने लगता है। जैसे अप वाला प्रेस करेंगे ऊपर वाला एरो तो ये ऊपर ऊपर कर्सर जाने लगता है, डाउन एरो से नीचे जाने लगेगा, इधर लेफ्ट राइट जा सकते हैं। लेकिन इस 4 के अलावा कीबोर्ड में 4 और था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, याद है? पेज अप, पेज डाउन और होम और एंड। अब सवाल क्या पूछता है इससे, जैसे पेज अप, आप जैसे मोबाइल में भी पीडीएफ वगैरह जब ओपन करते हैं तो जब स्क्रॉल करते हैं ना तो आपको ऐसा दिखता होगा 3/6। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल कितना पेज है? 6 पेज है और आप किस पेज में हैं? 3rd नंबर पे हैं। लेकिन अगर स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप लास्ट में 6/6 दिखेगा, तो 6/6 का मतलब है क्या कि 6 पेज है और आप पहुंच भी गए किस में? 6 में। और अगर पहला पेज में रहेंगे तो क्या दिखेगा? यहाँ लिखा हुआ 1/6, मतलब 6 में से आप पहला पेज में हैं अभी। तो मान लीजिए अभी 3/6 दिख रहा है और अगर हम पेज अप कर देंगे बटन, तो अप का मतलब ऊपर, तो जब ऊपर जाएगा तो एक लाइन ऊपर जाएगा कि एक पैराग्राफ ऊपर जाएगा कि एक पेज ऊपर चल जाएगा। तो नाम ही क्या है? पेज अप। तो पेज अप जब कर देंगे तो एक पेज पहले चला जाएगा, तो जो 3/6 है वो 2/6 हो जाएगा, तो एक पेज ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर 3/6 है और पेज डाउन कर देंगे तो एक पेज नीचे चले जाएंगे, तो 4/6 दिखेगा। तो ये तो समझ में आ रहा है कि एक पेज ऊपर एक पेज नीचे जाने के लिए। अच्छा, लेकिन जो लिखा हुआ है 6 पेज है, तो 6 से 7 हो जाएगा क्या? इससे सिर्फ क्या होगा? पेज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लिखा हुआ कंटेंट में कोई बदलाव नहीं दिखने को मिलेगा। इसीलिए इसको सिर्फ क्या नाम दिया गया? कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं आप, ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन लिखावट में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो पेज अप समझ गए, एक पेज ऊपर, और पेज डाउन से एक पेज नीचे। होम से क्या होगा? तो मान लीजिए कि ये आपका एक पेज है, पेज में तो बहुत सारा लाइन होता होगा, है ना, ऐसे, और ये फुल स्टॉप है, तो ये पैराग्राफ हो गया एक, फिर यहाँ से दूसरा पैराग्राफ दिख रहा है, ऐसे शुरू हुआ। कर्सर जो आपका ब्लिंक कर रहा है, मान लीजिए कि कर्सर इस जगह ब्लिंक कर रहा है, तो कौन सा पैराग्राफ में है? और अभी हम लोग किस पेज में है? तीसरा पेज में। टोटल 6 पेज है जिसमें अभी हम तीसरा पेज में है, ऐसे दिख रहा है। और ये तीसरा पेज का पहला पैराग्राफ है और ये तीसरा पेज का दूसरा पैराग्राफ, मतलब 3rd पेज में 2 पैराग्राफ है। कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है? तीसरा पेज का 2nd वाला पैराग्राफ में। तो अगर हम होम बटन प्रेस करेंगे तो होम से कर्सर कहाँ चल जाएगा? क्योंकि ये भी कर्सर कंट्रोल की है, तो कहाँ चला जाएगा कर्सर? क्या इसी लाइन के शुरू में आ जाएगा? यहाँ पर यही लाइन जहाँ है, इसी लाइन के शुरुआत में यहाँ आ जाएगा, या इस पैराग्राफ का शुरुआत में यहाँ आ जाएगा, या इस पेज का शुरुआत में यहाँ आ जाएगा, या ये सीधा पेज नंबर 1 में चल जाएगा?
4 ऑप्शन दिए हम आपको। इसी लाइन के बिगिनिंग में, या इस पैराग्राफ के बिगिनिंग में, या इस पेज के बिगिनिंग में, या सीधा डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में, जहां से डॉक्यूमेंट लिखना शुरू किए थे। क्या होगा आंसर? बिगिनिंग ऑफ लाइन, बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ, या बिगिनिंग ऑफ पेज, या बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट? कहां लगता है आंसर? क्या लग रहा है, कहां चला जाएगा? नहीं, तो आंसर होगा बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। जिस लाइन में अभी कर्सर है उसी लाइन के स्टार्टिंग में यहां आएगा, याद रखिएगा। और क्या होगा जब एंड प्रेस करेंगे तो कर्सर गोज टू एंड ऑफ द करंट लाइन, यहां पर चला जाएगा। आप कितना बार भी प्रेस करेंगे कोई बदलाव नहीं होगा, ये इसी लाइन पे रुका रहेगा। एंड से इसी लाइन के आखिरी में और होम से इसी लाइन के बिगिनिंग में रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे होम से? बिगिनिंग ऑफ लाइन, लाइन का शुरुआत। अब यहां आ गया तो फिर कितना बार भी होम कर लेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, वहीं रहेगा वो। उसी तरह एंड से कहां जाएगा? एंड का मतलब एंड ऑफ लाइन की, एंड ऑफ पैराग्राफ की, एंड ऑफ पेज, एंड ऑफ लाइन, उसी लाइन के लास्ट में रहेगा। तो बताइए ना, कर्सर सिर्फ इधर उधर न जा रहा है कि लिखावट में कोई बदलाव हो जाएगा? जो जितना लिखा है वो वहीं रहेगा, बस कर्सर शुरुआत में और कर्सर आखिरी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 8 टोटल कर्सर कंट्रोल कीज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल आता है कीबोर्ड में, वो है स्पेशल कीज़। क्या क्या स्पेशल कीज़ है? पहला जो हम बात कर रहे थे, याद होगा आप लोगों को, टॉगल की, याद है? ऐसा की जो क्या हो सकता हो? ऑन और ऑफ हो सकता हो। टॉगल का मतलब है जो अपना अवस्था को बदल सकता हो। सवाल 2 है, कीबोर्ड में ऐसा बटन जो ऑन ऑफ होता है उसको कौन सा की कहते हैं? टॉगल की। यह सवाल पूछेगा ऐसा बटन जो अपना स्टेट को बदल सकता है, द की which can change the state। स्टेट मतलब अवस्था, अपने अवस्था को बदल सकता हो, ऑन से ऑफ में या ऑफ से ऑन में, दोनों पॉसिबल है। ऑफ से ऑन, ऑफ से वही ऑन से ऑफ और ऑफ से ऑन, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉगल की। और ऐसा 4 की है कीबोर्ड में जिसको टॉगल की बोलते हैं। पहला है कैप्स लॉक बटन, सब लोग यूज किया होगा इसको, ऑन ऑफ होता है ना, कैप्स लॉक। दूसरा है नम लॉक, तीसरा है स्क्रॉल लॉक, और चौथा है इंसर्ट की। तो 4 बटन है कीबोर्ड में जो ऑन ऑफ होता है, इस चारों को टॉगल की बोलते हैं। याद रखिएगा 4 हैं। सवाल पूछता है कभी कभी सिर्फ काउंटिंग कि कीबोर्ड में कितने टॉगल कीज हैं, आंसर क्या होगा? 4। कभी कभी ऑप्शन दिया रहेगा नाम, तो आपको सेलेक्ट करना है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक है ना, इंसर्ट, इस तरीके का ऑप्शन है। कभी 3 ही दे देगा, ऑल ऑप्शन दे देगा तो आप ऑल कर लेंगे। हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका भी 1-2 क्लास के बाद। ठीक है, तो एक ये पहला स्पेशल की हुआ टॉगल की। 2 तरीके का सवाल आएगा, बार बार बोल रहे हैं हम कि ऐसा की जो ऑन ऑफ हो सकता है उसको कौन सा की बोलते हैं, तो ऑप्शन रहेगा टॉगल की। फिर सवाल पूछेगा ऐसा बटन जो अपनी अवस्था को बदल सकता है, उसको भी हम लोग टॉगल की बोलते हैं। नेक्स्ट है दूसरा स्पेशल की जो आता है टॉगल की के बाद, मॉडिफायर की। सवाल ये बहुत बार पूछा हुआ है जी, बैंक, एसएससी, जेएसएससी में कीबोर्ड में कितने मॉडिफायर की हैं? याद रखिएगा 3 है। कौन कौन? ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। शिफ्ट तो चलिए पूरा पढ़ते हैं, CTRL भी कोई नहीं पढ़ता, इसको कंट्रोल बोलता ही है लोग। ऑल्ट को पूरा नाम अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट की। ठीक है, तो ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट तीनों को मॉडिफायर की बोलते हैं। एक और नाम है इसका, सवाल पूछेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। अगर मॉडिफायर की पूछा तो ठीक है,
और नहीं तो एक और ऑप्शन याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन की भी बोला जाता है इसको, कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की। क्यों बोलते हैं कॉम्बिनेशन की? आप खुद बताइए कि सिर्फ कंट्रोल बटन प्रेस करने से कुछ होता है क्या? नहीं। आप सिर्फ शिफ्ट बटन को प्रेस करिए, कुछ नहीं होगा, ऑल्ट बटन को प्रेस करिए, कुछ नहीं होगा। सिर्फ कंट्रोल से कुछ नहीं होता, लेकिन कंट्रोल को ए के साथ प्रेस करते हैं तो कंट्रोल ए से क्या हो जाता है? सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल के साथ अगर बी करते हैं तो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल को सी के साथ करते हैं तो कॉपी, है ना, कंट्रोल को एक्स के साथ करते हैं तो कट, कंट्रोल को भी के साथ करते हैं तो पेस्ट। इस तरह का शॉर्टकट हम लोग पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ेंगे और एमएस ऑफिस में। लेकिन अभी बात ये कर रहे हैं कि अकेले काम नहीं करता ये तीनों बटन, जब भी काम करेगा तो कैसा? कॉम्बिनेशन में। अकेले दबाने से, इसको प्रेस करने से कुछ भी नहीं होता है। इसको जब भी प्रेस करना होगा दूसरे की के साथ प्रेस करना होगा, इसीलिए इसका नाम है कॉम्बिनेशन की। तो दो सवाल है, कॉम्बिनेशन की कितना होता है, तब भी आंसर 3 होगा, यही तीनों, और मॉडिफायर की पूछेगा तब भी 3 बोलेंगे और यही तीनों ऑप्शन होता है। तो मॉडिफायर की को ही कॉम्बिनेशन की भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल की है वो विंडो की। विंडो की का एग्जाम में पूछता है कि सिस्टम की किसको कहा जाता है। तो सिस्टम की आप देखे होंगे कीबोर्ड में इस तरह का एक बटन होता है, देखें, है ना, विंडो का साइन बना रहता है। इसी को क्या कि विंडो की भी शॉर्ट में लिखा रहता है उसमें विन की। तो विन की मतलब क्या पूरा नाम है इसका? विंडो की। और विंडो की का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? इस विंडो की का इस्तेमाल क्या? विंडो की का काम है टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। अगर आपके पास माउस नहीं है, आप कीबोर्ड से सारा काम करना चाहते हैं, आप स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, जो भी चीज़, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कुछ भी ओपन करना है और माउस नहीं है, कीबोर्ड से ओपन करना है, तो आप विंडो बटन प्रेस कर लीजिए। कीबोर्ड और कीपैड, कीबोर्ड में कीपैड नहीं होता है। हम लोग जब कंप्यूटर का बात करते हैं ना तो हम लोग कीबोर्ड ही पढ़ते हैं। जैसे लैपटॉप में बटन्स कम होते हैं, ठीक है। जब हम कीबोर्ड का बात करते हैं तो लैपटॉप, जैसे कोई बड़ा लैपटॉप, छोटा लैपटॉप भी देखोगे आप, जैसे टैबलेट के बराबर का लैपटॉप होता है। ऑनलाइन में कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे आप लैपटॉप लेते हैं स्टैंडर्ड साइज़ का होता है, बहुत लोग ना लैपटॉप छोटा रखता है, टैबलेट जैसा आता है, तो उसमें बटन तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो उसमें अगर हम लोग पढ़े जैसे कि कीबोर्ड में कितना बटन होता है, तो हम लोग उसको नहीं गिनेंगे जिसमें कम है। हम लोग स्टैंडर्ड कीबोर्ड मानते हैं जिसमें 104 बटन होता है। अब बाकी कीपैड जो बोलते हैं, जैसे मोबाइल में कीपैड है ना, टैबलेट में है, तो उसको हम लोग कीबोर्ड बोलते ही नहीं है। कीपैड अलग हो गया। जैसे मोबाइल में क्या होता है, कीबोर्ड नहीं होता है, मोबाइल में क्या है, कीपैड है। तो हम लोग कीबोर्ड पढ़ रहे हैं, नॉट कीपैड, ठीक है। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कीबोर्ड से आता है, कीपैड नहीं। कीपैड कीबोर्ड का सब्स्टिट्यूट है कि जब डिवाइस छोटा हो गया, बटन नहीं है, जैसे आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, ABCD टाइप किए, नंबर या सिंबल चाहिए होता है तो चेंज करने का ऑप्शन आता है, चेंज करिए पहले, तब अलग अलग ऑप्शन सिंबल दिखने लगेगा। फिर अल्फ़ाबेट या दूसरा चीज़ चाहिए, फिर से चेंज करना पड़ता है। कीबोर्ड में ऐसा नहीं है, कीबोर्ड में सारे बटन्स डिस्प्लेड है ना। तो कीपैड अलग चीज़ हो गया, हम लोग कीबोर्ड की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन कीपैड से नहीं आता है। क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा कंप्यूटर की बात करेंगे तो कीबोर्ड से ही होगा, कीपैड से नहीं आता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे विंडो की का दूसरा नाम क्या है, सिस्टम की, और इसका यूज क्या है, स्टार्ट मेन्यू को हम लोग ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही आप इस विंडो बटन को प्रेस करिएगा ना, ऑल प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। फिर आप कीबोर्ड से ही सारा कुछ करना है तो एरो बटन है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो भी सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए वर्ड, MS वर्ड ओपन करना है, तो आप कीबोर्ड से ऊपर चले जाइए, एरो प्रेस करके, और जब से ही आ गया उसके बाद एंटर बटन प्रेस कर दीजिए तो सेलेक्ट हो गया वो। तो हम लोग कीबोर्ड से सारा काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको ये विंडो की का यूज़ करना होगा, अदरवाइज आप ऑल प्रोग्राम ओपन नहीं कर पाएंगे। चौथा जो स्पेशल की है, 3 डिस्कस किए अभी हम लोग, टॉगल की किए, मॉडिफायर की किए, मॉडिफायर को ही कॉम्बिनेशन की भी बोल रहे थे, अभी हम लोग सिस्टम की का बात किए।
नेक्स्ट है, देखिए एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि जब आप मेन्यू जानते होंगे, जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं खाने के लिए तो आपको लिस्ट देता है, उस लिस्ट को आप क्या बोलते हैं, मेन्यू। अब उस मेन्यू में से आप कुछ एक दो चीज़ सेलेक्ट करते हैं, कुछ एक दो चीज़, सब नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो 50-100 आइटम है, तो उसमें से आप कोई 2-3 चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं कि नहीं ये चाहिए, कभी एक ही चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको चुनना पड़ता है। वैसे ही जब आप माउस को राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन आता है इस तरीके का, और उसमें लिखा रहता है कट, कॉपी, पेस्ट, रिफ्रेश, रीनेम, डिलीट, प्रॉपर्टीज़, आता है कि नहीं आता ऑप्शन। तो ये भी एक क्या है, मेन्यू है। तो सवाल पूछेगा कि ये जो मेन्यू ओपन हुआ जिसमें सब लिखा है, कट है, कॉपी है, पेस्ट भी आ जाता है, रीनेम आ जाता है ना, प्रॉपर्टीज़ आ जाता है, ओपन आ जाता है, डिलीट आ जाता है, ऐसे करके ऑप्शन है, इसको हम मेन्यू बोल रहे हैं। तो इस मेन्यू का नाम क्या है, सवाल पूछा हुआ है कि जब एक यूज़र स्क्रीन पे राइट क्लिक करता है तो एक मेन्यू ओपन होता है, उस मेन्यू को कौन सा मेन्यू कहा जाता है। इस मेन्यू का नाम है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो क्या अगर हमारे पास माउस नहीं होगा, जैसे आप किसी चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं तो चलो शॉर्टकट कर लेते हैं Ctrl+C से, लेकिन मान लीजिए शॉर्टकट नहीं पता है किसी को, जैसे रीनेम करने का या डिलीट करने का, और माउस नहीं है, कीबोर्ड से करना है हमको, ठीक है, रीनेम करना है कीबोर्ड से, कैसे करेंगे। तो जब तक रीनेम वाला ऑप्शन नहीं आएगा तो हम रीनेम कैसे, नाम कैसे बदले। मान लीजिए पहले से XYZ नाम है, हमको उसको ABCD नाम रखना है, तो रीनेम माउस में क्या, माउस में गए, राइट क्लिक किए, रीनेम ऑप्शन आ गया, रीनेम पे क्लिक किए और नाम लिखने का ऑप्शन आ गया। तो माउस से तो आसान है सब चीज़, राइट क्लिक करो, याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं, सब आ गया, कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन दे दिया, क्या चुनना है भाई, क्लिक कर दो, वो काम हो जाता है। डिलीट क्लिक किए तो डिलीट हो जाएगा, ओपन पे क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है माउस मेरे पास, हमको सारा काम कीबोर्ड से करना है, तो ये मेन्यू तो खुलना चाहिए ना पहले। तो इस मेन्यू को खोलने के लिए कीबोर्ड में एक बटन है और उस बटन का नाम ही रख दिया कॉन्टेक्स्ट की। तो कॉन्टेक्स्ट की देखे हैं या कभी यूज़ किए हैं आप। कॉन्टेक्स्ट की का काम क्या है, टू ओपन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए है। अब कैसे, कहाँ देखेंगे आप, सबसे बड़ा बटन जो है ना कीबोर्ड में वो कौन सा है, ब्लैंक स्पेस वाला, सबसे लंबा होता है ना स्पेस, टाइपिंग करते हैं तो नहीं देखते बीच में सबसे बड़ा स्पेस। तो ब्लैंक स्पेस के ठीक बगल में देखिएगा एक बटन होगा और उसमें ऐसे लाइन लाइन बना रहता है, देखे होंगे आप कभी से, है ना। इसी का नाम है कौन सा की, कॉन्टेक्स्ट की। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो अगर आपके पास माउस नहीं है या माउस का राइट क्लिक खराब हो गया है तो आप इसका यूज कीजिए, ये वही काम करता है जो माउस का राइट क्लिक करता है, यही मेन्यू ओपन करने के लिए। तो सिंपली बोल सकते हैं टू ओपन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, या सीधा सीधा याद रखिए कि ये क्या काम करता है हमारे लिए, राइट क्लिक का काम करता है। अगर आपके पास माउस नहीं है, कीबोर्ड से करना चाहते हैं, आप इसको प्रेस कर दीजिए, राइट क्लिक का काम आपका हो जाएगा अगर माउस नहीं है तो। कंप्यूटर का ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है जी, 4-5 क्लास हुआ है जो ऑनलाइन में पूछ रहे हैं, और वो यूट्यूब में है क्लास, जो भी हम क्लास लिए हैं शायद एक ही क्लास है जो यूट्यूब पे नहीं गया है, बाकी सारा क्लास यूट्यूब पे है, तो आप तो देख सकते हैं। तो ये स्पेशल की इतना ही है, हम लोग डिस्कस किए, याद रखिएगा। टॉगल की 4 है, मॉडिफायर की 3 है, उसको कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं। सिस्टम की विंडो की को कहा जाता है जो स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए है। और उसके बाद हम लोग कॉन्टेक्स्ट की पढ़े जो राइट क्लिक का काम करता है, माउस नहीं है तो हम लोग इससे राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल कीज़ में और अदर कीज़ आते हैं, जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। मान लीजिए आप लिखे किसी को मैसेज गुड मॉर्निंग, व्हाट्सएप में लिखे कहीं पर भी, तो जब आप लिखे होंगे तो इसका जो कर्सर है ना, वो कर्सर लास्ट में ब्लिंक हो रहा होगा ऐसे, और जैसे जैसे लिखते जाइएगा तो ये वाला आगे बढ़ते जाता है, कर्सर ब्लैक कलर का रहता है। लेकिन अब आपको लिखना है बीच में, तो आप क्या करते हैं, ऐसे आजकल टच स्क्रीन का फ़ोन है, बीच में ऐसे टच कर देते हैं तो वो वाला बीच में ब्लिंक होने लगता है, और अब टाइप करते हैं तो बीच में टाइपिंग होने लगता है। वो जहाँ ब्लिंक होगा टाइपिंग वहीं होगा। तो मान लीजिए कि अभी हम इसको बीच में क्लिक कर देते हैं, तो कर्सर ना बीच में यहीं पर ब्लिंक करने लगा, ठीक है, ऐसे ब्लिंक हो रहा है।
अब अगर हम कुछ टाइप करेंगे तो यहीं टाइप होगा, ए लिखेंगे तो यहीं ए टाइप हो जाएगा बीच में जहाँ ये ब्लिंक हो रहा है। अब आपके पास दो बटन है कीबोर्ड में, एक बटन है कि डिलीट नाम से और एक बटन है बैक स्पेस के नाम से। अब अगर हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो बताइए क्या होगा। दो चीज़ है आपके पास, एक तो स्पेस दिए हैं आप, गुड और मॉर्निंग के बीच में एक स्पेस दबाए थे आप, तो अगर हम कर्सर यहाँ है और अगर डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा और बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा। चलिए पहले हम बात करते हैं बैक स्पेस का। तो अगर बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा अभी, तो यहाँ जो स्पेस है वो डिलीट हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएगा, ऐसे सट जाएगा, जो गैप है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ आ गया, फिर बैक स्पेस एक बार और दबा देंगे तो क्या मिट जाएगा, डी मिट जाएगा। फिर एक बार बैक स्पेस करेंगे तो क्या मिट जाएगा, ओ मिट जाएगा। फिर बैक स्पेस करेंगे तो फिर ओ, फिर बैक स्पेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी। तो जितना बार बैक स्पेस करते जा रहे हैं उतना बार इधर एक एक अक्षर क्या होते जा रहा है, डिलीट होते जा रहा है ना, डिलीट होते जा रहा है बैक स्पेस से। अगर कर्सर यहाँ होता और बैक स्पेस प्रेस करते तो क्या मिट जाता, पहले जी, फिर प्रेस करते तो क्या मिट जाता। जैसे मोबाइल में नहीं होता है डिलीट करने के लिए एक एक अक्षर, तो वैसे ही ये बैक स्पेस है कीबोर्ड में कि एक एक कैरेक्टर, एक एक लेटर या कैरेक्टर डिलीट कर रहा है, किधर, लेफ्ट की ओर। बताइए अगर अभी डिलीट करेंगे, कर्सर यहाँ है, हम बैक स्पेस करते तो इधर एक एक करके डिलीट हो रहा था, किस तरफ, इधर। क्या होगा अगर हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो इधर ही डिलीट होगा कि इस तरफ डिलीट होगा, या पूरा गुड मॉर्निंग डिलीट कर देगा, या खाली गुड डिलीट करेगा, या खाली मॉर्निंग डिलीट करेगा, क्या होगा। हम डिलीट बटन की बात कर रहे हैं तब। बैक स्पेस तो समझ में आता है कि एक एक अक्षर ऐसे बाएं तरफ से डिलीट करेगा, और अगर डिलीट करेंगे तो पूरा डिलीट होगा, या लेफ्ट वाला या राइट वाला। तो राइट आंसर क्या है कि वो किस तरफ डिलीट करना शुरू कर देगा, राइट के तरफ, और वो भी एक एक अक्षर ही, एक एक लेटर ही डिलीट करेगा। तो अगर हम डिलीट करेंगे तभी क्या डिलीट होने वाला है, एम, फिर डिलीट करेंगे तो क्या डिलीट होगा, ओ, फिर डिलीट करेंगे तो आर। तो जैसे बैक स्पेस एक एक मिटाता था, डिलीट भी एक एक मिटाएगा, लेकिन दोनों एक दूसरे का उल्टा डायरेक्शन में चलता है। तो बहुत लोग नहीं जानता है, तो कीबोर्ड जब यूज करता है, जैसे मैसेज वगैरह वर्ड एक्सेल में भी काम कर रहा है, कर्सर यहाँ है और उसको इधर मिटाना है, तो क्या करता है ना, पहले यहाँ क्लिक कर लेता है और बैक स्पेस से ही मिटाता है। आप यहीं से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कीजिए ना, तो इधर से एम ओ आर एन ऐसे करके। तो जब आपको कर्सर के दाईं तरफ डिलीट करना है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कर्सर के दाईं तरफ डिलीट करना हो, इरेज करना हो, तो कौन सा बटन इस्तेमाल करेंगे, डिलीट। कर्सर के बाईं तरफ से अगर इरेज करना हो तो क्या यूज करेंगे, बैक स्पेस। सवाल यही पूछा हुआ था। तो डिलीट के बारे में लिख रहे हैं, क्या लिखें, इरेज करता है किधर, कर्सर के लेफ्ट कि कर्सर के राइट। हाँ, तो इरेज फ्रॉम राइट साइड, किसका, ऑफ कर्सर, कर्सर के किस तरफ, राइट साइड। और बैक स्पेस क्या करता है, इरेज करता है ये भी, किधर, फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। लेकिन अच्छा, एक ही जैसा है दोनों कि एकदम उल्टा एक दूसरे का, उल्टा है, एक लेफ्ट से डिलीट कर रहा है तो एक राइट से कर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसे होता है ना, सेलेक्ट कर लेता है माउस से और डिलीट कर दिया, तब तो पूरा डिलीट हो जाएगा। क्या होगा अगर पूरा ऐसे ही सेलेक्ट करके और बैक स्पेस दबा दिए, तब भी पूरा डिलीट होगा। तो जब सेलेक्ट करके करेंगे ना, तो चाहे डिलीट करो चाहे बैक स्पेस, दोनों एक जैसा काम कर रहा है। जितना सेलेक्ट किए हैं वो डिलीट से भी हट जाएगा, बैक स्पेस से। लेकिन अगर सेलेक्टेड नहीं है तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट चलता है, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, तो सवाल याद रखिएगा, यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एक बटन और है, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, ये भी डिस्कस करना ज़रूरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटर की के बारे में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रिटर्न की किसको बोलते हैं। अब इसमें ना बहुत लोग कंफ्यूज रहता है, गलत आंसर लिखता है, कोई बैक स्पेस लिख देता है, कोई डिलीट को कर देता है, कोई एस्केप को कर देता है। बट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
किस की का दूसरा नाम है रिटर्न की? इंटर की। इंटर की जानते हैं ना, इंटर मारते हैं तो लाइन बदलता है, यही है रिटर्न की। सवाल पूछता है किस बटन को रिटर्न की के नाम से जाना जाता है? बहुत लोग बैक स्पेस को लिखता है क्योंकि रिटर्न आता है डिलीट करते हुए, बहुत लोग एस्केप बटन को लिख देता है, बट राइट आंसर इज एंटर, एंटर बटन। नेक्स्ट है, अभी हम लोग बात कर रहे थे एक और स्पेशल की है एस्केप के बारे में ही, जब हम बोल रहे थे कि लोग इसको लिख देता है एस्केप। कीबोर्ड वगैरह में देखे होंगे सबसे पहला बटन कीबोर्ड में यही रहता है, देखें ESC लिखा हुआ रहता है, एकदम सबसे ऊपर में बायां तरफ है, पहला बटन यही है। तो एस्केप करने से क्या होता है, जैसे गेम वगैरह खेलते हैं आप जब लैपटॉप पे कंप्यूटर में, तो फुल स्क्रीन कर दिए तो जनरली क्या होता है ना स्क्रीन में कि आप गेम खेल रहे हैं या पावर पॉइंट का स्लाइड शो वगैरह चल रहा है, तो आप देखे होंगे यहाँ ऐसे क्रॉस का साइन आता है ना, ऐसे ऑप्शन रहता है ना मिनिमाइज वगैरह का, तो ये तो चलो यहाँ से क्लोज कर देंगे तो बंद हो जाएगा, लेकिन जब गेम वगैरह खेलते हैं ना तो ये सब नहीं दिखता है, वो फुल स्क्रीन में गेम आ जाता है। बहुत बार मूवी वगैरह भी जूम करके देखते हैं फुल स्क्रीन में, तो देखिएगा ये वाला क्लोज वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे हम बंद? पहले तो वाला ऑप्शन लाना पड़ेगा। तो फुल स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए हम लोग किस बटन का इस्तेमाल करते हैं? एस्केप का। पावर पॉइंट में जनरली सबको पता है स्लाइड शो करते हैं हम लोग, स्लाइड बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो जब स्लाइड शो करते हैं तो उस समय ये क्लोज वाला ऑप्शन नहीं दिखता है, एक स्लाइड आते रहता है, नहीं मूवी का कास्टिंग के जैसा। अब कैसे उसको रोकिएगा या उससे बाहर कैसे निकलिएगा, तब फिर किसका इस्तेमाल करते हैं? एस्केप का। तो जब कभी भी आपको फुल स्क्रीन से एग्जिट करना होता है, बाहर निकलना होता है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एस्केप का। तो सवाल पूछेगा एस्केप का क्या काम है, तो हम लोग सीधा लिख देंगे एग्जिट करते हैं, टू एग्जिट फ्रॉम, कहां से? फुल स्क्रीन से। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम बंद हो जाएगा, मान लीजिए MS वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं और एस्केप कर देंगे तो वर्ड का फाइल बंद हो जाएगा? नहीं। एक्सेल में काम कर रहे हैं एस्केप कर देंगे तो क्या बंद हो जाएगा? नहीं। सिर्फ आप एप्लीकेशन से बाहर नहीं निकल रहे, आप सिर्फ क्या हो रहे हैं? फुल स्क्रीन से बाहर निकल रहे हैं, बस एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मूवी देख रहे हैं एस्केप कर देंगे तो मूवी बंद हो जाएगा, नहीं, सिर्फ वो फुल स्क्रीन से बाहर निकालेगा, आपको क्लोज करना पड़ेगा, वो क्रॉस वाला काट के ही क्लोज करेंगे, ऐप से बाहर आप नहीं निकलेंगे एस्केप से। तो ये कीबोर्ड के बारे में हम लोग को इतना ही पढ़ना था, स्पेशल कीज में भी इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे तब। तो हम लोग बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइस का, और उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए कीबोर्ड। और याद रखिएगा कि हम जो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं उसमें पहला अल्फ़ाबेट क्या होता है? Q, सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या होता है? W, थर्ड क्या होता है? E, फिर R, T, Y, क्या नाम हो गया? क्वार्टी। तो पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, अच्छा आप ऐसा देखते हैं क्या ABCD लाइन से लिखा रहता है ABCD E से Z तक? नहीं, पहला अल्फ़ाबेट क्या लिखा हुआ है कीबोर्ड में? Q से शुरू हुआ है, QWERTY, जिसको हम लोग क्वार्टी कीबोर्ड बोलते हैं, जो कि पहले DVORAK हुआ करता था। तो ये हो गया पुराना, ये इस्तेमाल अब नहीं होता है। सवाल पूछेगा कि आज जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कीबोर्ड, उसका पैटर्न क्या है, तो आंसर क्या होगा? कौन सा पैटर्न पे काम करता है? क्वार्टी कीबोर्ड होता है, क्वार्टी पैटर्न पे चलता है, Q से शुरू होता है, इसीलिए जो पैटर्न है पहला लाइन में यही लिखा हुआ है। तो पहले D से शुरू होता था, ये पुराना पैटर्न है, बहुत पुराना पैटर्न है। अब क्वार्टी ही चल रहा है, हम लोग तो जब से देखे हैं तब से यही चल रहा है कि क्वार्टी। ये बहुत पहले की बात है, स्टार्टिंग में जब 1971 में पहला कीबोर्ड बना था तब। अच्छा 1971 हम कह रहे हैं, मतलब कौन सा जनरेशन का हम बात कर रहे हैं? नहीं, 1971 फोर्थ कैसे हो गया? 75 से 90 था ना, लगभग 70 के बाद आसपास की बात कर रहे हैं, तो ये 65 से 75 याद है, थर्ड जनरेशन। उसी समय कीबोर्ड वगैरह माउस वगैरह का इस्तेमाल होने लगा था, ठीक है। तो उस समय जब स्टार्टिंग में 1971 में आया तो DVOR के मेथड में चलता था, मतलब पैटर्न था, बट अब क्वार्टी कीबोर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पूछता है कभी कभी, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अभी हम लोग जो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं वो उसका पैटर्न क्या है, तो हम लोग बोलते हैं क्वार्टी पैटर्न पे चलता है, ठीक है।
अब दूसरा, अभी हम लोग बात कर रहे थे कीबोर्ड का, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस था, लेकिन दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जो कीबोर्ड के बाद, वो कौन सा है? माउस। ठीक है, माउस का इस्तेमाल जब से होने लगा, कंप्यूटर को चलाना थोड़ा आसान हो गया। तो हम लोग बोलते हैं कि जब माउस आया तो उसी समय जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने का जो तरीका है वो बदल गया, और उसको हम लोग GUI मोड बोलते हैं। तो GUI मोड इसी के बाद से शुरू हुआ है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये है क्या? पहले जब तक माउस नहीं था तब तक GUI इंटरफेस नहीं आया था। ये GUI क्या है आप समझिए। अभी आप जब मोबाइल या लैपटॉप चलाते हैं ना, तो आप आइकन को देख के पहचानते हैं कि अच्छा ये वाला यूट्यूब है, ये वाला हॉटस्टार है ना, ये MX प्लेयर है, ये फ्लिपकार्ट है, ये अमेजन है। आइकन को पहचानते हैं ना, व्हाट्सअप है, हरा हरा दिख रहा है, फ्लिपकार्ट येलो दिख रहा है, पता चल जाता है। शुरुआत में कंप्यूटर ऐसा नहीं था। जैसे अभी हम लोग मोबाइल में आइकन देखते हैं, वो जो सिंबल है छोटा छोटा, नहीं पता चल जाता है कि ये वर्ड का फाइल है, एक्सेल का, ये PDF है, देख के सिंबल से पता चल जाता है आपको। तो ये शुरुआत से नहीं था। पहले कंप्यूटर में सारा कुछ ना लिखा होता था, सिर्फ लाइन। सिर्फ आपको कुछ भी करना है ना तो कीबोर्ड से लिख के करना है। माउस तो था नहीं, पहले कीबोर्ड आया, माउस में बाद में आया। तो सब कुछ लिख के करना है, और जो भी स्क्रीन पे दिखता था ना वो भी सिर्फ लिखा हुआ रहता था। किसी चीज़ का ना फिगर नहीं दिखता था, आइकन नहीं होता था। तो सोचिए अगर आपको कोई फोल्डर डिलीट करना होता, कोई या फाइल डिलीट करना होता, तो आप कैसे करते? तो आपको कमांड लिखना पड़ता कीबोर्ड से, माउस तो था नहीं। तो आप लिखते डिलीट, फिर किसको डिलीट करना है, उसका नाम, तो जाके डिलीट होता। अब अगर आपको फाइल बनाना है तो बनाएंगे क्या? अभी तो क्या होता है, राइट क्लिक किए, न्यू पे क्लिक किए, फोल्डर फाइल जो बनाना है बना लेते हैं। रीनेम करना है तो कमांड याद रखना पड़ेगा। फोल्डर ओपन करना है तो कमांड सब चीज़ के लिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख देंगे। एक कॉमा भी गलती हुआ ना, जैसे कोडिंग में होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग, वैसे ही एक एक कॉमा याद रखना पड़ता था, स्पेस कहाँ लगेगा, सब कुछ। अगर एक भी गलती हुआ तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, आप एक गाना नहीं प्ले कर पाएंगे। तो उस तरह का पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। लेकिन बाद में थर्ड जनरेशन के बाद में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया, तो लोगों के लिए आसान हो गया कि कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं। आप ही अभी कंप्यूटर, जो कंप्यूटर ऑनर्स, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड का होगा वही कंप्यूटर चला पाएगा। अभी आपको कंप्यूटर चलाने के लिए क्या कंप्यूटर का किताब पढ़ने का ज़रूरत है? नहीं। आप मोबाइल चलाते हैं तो आप कंप्यूटर भी चला सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं, सब चीज़ ऑप्शन में है। आप राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद आपको सारा ऑप्शन दिखने लगता है कि नहीं? तो याद रखने का ज़रूरत कोई भी चीज़ नहीं है। तो शुरुआत में CUI था। अगर अभी हम बात कर रहे हैं GUI, तो GUI के पहले क्या होता था? CUI, जिसका फुल फॉर्म था कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस एक और फुल फॉर्म है, और वो भी सही है, उसको हम लोग बोलते हैं कमांड यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर के जगह कमांड भी सही होता है, लेकिन जनरली बुक में या एग्ज़ाम में आपको कैरेक्टर ऑप्शन देगा। तो ये है क्या? कैरेक्टर का मतलब क्या होता है जी? लेटर ना। जैसे यहाँ पर देखिए ना, माउस, माउस में कै गो लेटर लिखा हुआ है? अल्फ़ाबेट 5। तो M क्या हो गया? एक कैरेक्टर। O क्या हो गया? एक। इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं लेटर, लेकिन कंप्यूटर में उसको लेटर नहीं बोलते। जैसे माउस में कै गो लेटर हो गया? MOUSE, 5 लेटर, लेकिन कंप्यूटर में बोलते हैं 5 कैरेक्टर, है ना। लेटर को ही क्या कहा जाता है? कैरेक्टर। तो पहले ना कैरेक्टर लिख के ही लोग काम करता था। फोल्डर बनाना है तो लिख के करो, ओपन करना है तो भी लिखो, डिलीट करना है तो भी लिख के करो, सब चीज़ लिखना पड़ता था। तो सोचिए अगर लिखना पड़ता था तो किताब पढ़ना होगा, याद करना पड़ेगा ना कि क्या लिखने से क्या होगा, क्या लिखेंगे तो खुलेगा, क्या लिखेंगे तो बंद होगा, क्या लिखेंगे तो नाम बदलेंगे, क्या लिखने से डिलीट होगा, क्या लिखने से बैक जाएंगे, क्या लिखने से फॉरवर्ड जाएंगे, सब चीज़। आजकल ना है कि हरा बटन बना दिया, क्लिक करो, बैक चल गए।
क्लिक कर दो डिलीट हो गया, क्लिक कर दो ओपन हो गया, ऐसा नहीं था पहले। लिखना तो आपको तो पूरा रटना पड़ेगा, पहले पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर कैसे चलता है। तो कैरेक्टर लिख लिख के काम करते थे, तो इसीलिए यूजर के लिए जो काम करने का प्लेटफॉर्म दिया गया था वो किस तरह का था, कैरेक्टर टाइप का। लेकिन अभी जो यूजर के लिए इंटरफेस दिया गया है, किस तरीके का इंटरफेस दिया गया है, ग्राफिकल टाइप का, ग्राफ जैसा है, इमेज दिया हुआ है। चलो यहाँ पे क्लिक करो, ये व्हाट्सएप है, ये फेसबुक है। अब पहले से चल रहा है, पहले भी नहीं चलता है पता कि ये रिसाइकल बिन है, ये माई कंप्यूटर है, दिखता है ना, फोल्डर देखो पीला कलर का दिखता है। तो ये जो है ना, ये GUI मोड है, और ये 3rd जनरेशन से शुरू हुआ, और किसके आने के बाद से, माउस के आने के कारण ही GUI मोड संभव हुआ। नहीं तो आज भी कंप्यूटर चलाने के लिए तुमको पढ़ना पड़ता किताब, और याद करना पड़ता कि क्या लिखने से क्या होगा। तो बताइए, कंप्यूटर चलाना आसान हो गया माउस आने से या मुश्किल हो गया? आसान हो गया, आपको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। राइट क्लिक करो, मेन्यू खुल गया, क्या करना है, कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, डिलीट, सब ऑप्शन आ गया, जो चाहिए क्लिक कर दो, काम हो गया। वो कैसे कंप्यूटर कर रहा है उसकी मर्जी, हम लोग तो कर दिए क्लिक, जैसे हम डिलीट कर दिए, वो कैसे डिलीट करेगा उसका काम, हम डिलीट पर क्लिक कर दिए। अब माउस को हम लोग एक स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हम लोग कौन सा डिवाइस बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड पढ़े थे, और अब हम बात कर रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइस का। अच्छा, जैसे हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि जब आपका कंप्यूटर चला रहे हैं और जब माउस को घुमाते हैं तो एरो घूमता है ना, ये हम लोग बात किए। और इस एरो को क्या बोलते थे हम पढ़ाएं, हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंटर। तो बताइए, माउस घुमाने से घूमता है कि नहीं घूमता है? घूमता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ना माउस पॉइंटर। लेकिन कीबोर्ड से इसको नहीं हिला सकते आप, कीबोर्ड का कोई ऐसा बटन नहीं है जिससे इसको आप चला सकते हैं। तो इसको चलाने के लिए आपको माउस ही चाहिए, या आजकल लैपटॉप है तो टच पैड है ना, तो टच पैड में नहीं फिंगर ऐसे अंगुली घुमाते हैं तो ये भी घूमता है, सेंसर लगा हुआ है वहां पर। तो जो भी डिवाइस से इस पॉइंटर को आप इधर उधर घुमा सकते हैं, आप इसको चला सकते हैं, वही डिवाइस कौन सा डिवाइस कहलाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस। क्योंकि वो किसको चलाता है, पॉइंटर को चलाता है। तो सवाल पूछेगा, ऐसा डिवाइस जिससे हम पॉइंटर को चला सकते हैं, पॉइंटर को ऑपरेट कर सकते हैं, वो कौन सा डिवाइस होगा, पॉइंटिंग डिवाइस। तो इसके थ्रू हम लोग चलाते हैं किसको, पॉइंटर को। द डिवाइस which is used to operate, क्या ऑपरेट करने के लिए, द पॉइंटर। पॉइंटर को ऑपरेट करते हैं तो वही हो गया पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस। अब कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइस हैं जिससे हम इस पॉइंटर को मूव कर सकते हैं? पहला है, सबसे पहले कौन सा, माउस से कर सकते हैं। तो माउस पहला पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। दूसरा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस हो सकता है, चलिए ABCD करके लिखते हैं हम लोग। A में हो गया माउस, B में हो गया टच पैड, जो लैपटॉप वगैरह में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सब लोग चलाया होगा, माउस भी टच पैड भी। तीसरा, लाइट पेन नाम सुने होंगे, लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस में आता है। चौथा, ट्रैक बॉल पहले आया था तो हम लोग पहले ट्रैक बॉल को ही लिख दें, ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस है। फिर आया जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी। और लास्ट एक हम लोग बात करेंगे लाइट पेन के अलावा, स्टाइलस। तो माउस हो गया, टच पैड हो गया, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है और लाइट पेन है। चलिए इस तरफ लिख देते हैं, F नंबर, स्टाइलस। ये सब को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं, माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जॉयस्टिक एंड स्टाइलस। हो गया। अब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं माउस को। याद रखिएगा कि जितने भी पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं, सारा पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट है कि आउटपुट, हाँ, ऑल
पॉइंटिंग डिवाइसेस आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। याद रखिएगा इसको, कंफ्यूज कभी नहीं करना है कि सारा पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट के कैटेगरी में आता है। हम लोग पहला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड पढ़े और दूसरा इनपुट डिवाइस हम पढ़ा रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइस, और ये सब पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आता है। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए, पहला माउस के बारे में। तो माउस के बारे में तो एक डिस्कशन किए हम कि माउस के आने से कंप्यूटर चलाना आसान हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया कि नहीं, अब लोगों को आसान कर दिए कि कुछ याद मत रखो, क्लिक कर दो, सब ऑप्शन दिखने लगेगा, आइकन वगैरह दिख रहा है। लेकिन माउस पहले लकड़ी का बना था जब 1971 में माउस आया था, और बाद में धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉनिक माउस आ गया। आजकल देखते होंगे माउस में लाइट इस्तेमाल होता है ना, नीचे जब माउस चलाते हैं तो उसके नीचे से बॉटम सरफेस में ऐसे लाइट निकलता है। लेकिन पहले वहाँ पर ना बॉल हुआ करता था, तो जब रोटेट करते थे तो बॉल रोटेट होता था और उसके अकॉर्डिंग सेंसर में लगा है तो उसके अकॉर्डिंग ना पॉइंटर मूव करता था, ठीक है। तो उस समय उसका नाम था, देखिए इसका भी टाइप है ना, तो पहला था इसका नाम था मैकेनिकल माउस। लेकिन आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं लाइट इस्तेमाल होता है उसमें, और इसीलिए इसका नाम कौन सा माउस है, ऑप्टिकल माउस। तो सवाल पूछेगा कि अभी रिसेंटली हम लोग जो माउस इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा माउस है, ऑप्टिकल माउस। क्यों ऑप्टिकल बोलते, याद रखिएगा एक चीज़, जब कभी भी कंप्यूटर के फील्ड में सवाल पूछेगा लाइट का नाम, तो जहाँ भी लाइट का नाम आएगा वहाँ कौन सा वर्ड ऐड मिलेगा, ऑप्टिकल। जहाँ भी लाइट होगा वहाँ ऑप्टिकल वर्ड मिलेगा। तो जैसे आजकल ना जियो फाइबर सुने हो, जियो फाइबर सुना होगा सब लोग, आजकल इंटरनेट स्पीड चलाने के लिए लोग जियो फाइबर का इस्तेमाल कर रहा है। और भी तो ऑप्टिकल फाइबर केबल आता है उसी के थ्रू, ठीक है। कंपनी जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नाम एक्चुअली फाइबर इसलिए है क्योंकि उसमें जो तार यूज होता है ना, उस तार का नाम है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये अभी एयरटेल यूज करेगा तो हम उसको एयरटेल फाइबर बोल लेंगे, जियो यूज कर रहा है तो जियो फाइबर बोल देंगे, बीएसएनएल करेगा तो बीएसएनएल फाइबर बोल देंगे, वो नाम अलग चीज़ है। लेकिन मेनली इसमें जो सिग्नल ट्रांसफ़र करने का काम है वो केबल का है, और वो केबल फास्ट है। कंपनी फास्ट कर दे रहा है कि केबल फास्ट कर रहा है, केबल के कारण। केबल को जो भी यूज करेगा स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा। तो उस केबल का नाम है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो आप ही बताइए नाम उसका ऑप्टिकल फाइबर केबल क्यों है, क्योंकि उसमें सिग्नल लाइट के स्पीड से जाता है और लाइट के फॉर्म में जाता है। तो लाइट के स्पीड से जाता है तो यहाँ से अमेरिका जाने में कितना देर लगेगा, सेकेंड्स नहीं, लाइट का स्पीड तो आप जान ही रहे ना, 3 लाख से के आसपास है, तो सोच लीजिए कि उतना दूर चल जाएगा विद इन सेकेंड। तो लाइट के फॉर्म में ही जाता है और लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है, इसीलिए उस केबल का ही नाम क्या रखा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। हम लोग मेमोरी पढ़ेंगे, और पहले भी लिखाए हैं हम, जब जनरेशन पढ़ रहे थे तो 4th जनरेशन में हम लिखाए हैं ऑप्टिकल मेमोरी, याद करिए। तो इसका नाम ऑप्टिकल मेमोरी क्यों होगा, क्योंकि उस डेट में डेटा स्टोर करते समय, या उसमें डेटा स्टोर है तो हमको चाहिए, अब पेन ड्राइव में डाटा है तो हमको गाना सुनना है ना, मूवी देखना है ना, तो वहीं रहेगा कि हमको वहाँ से डेटा रिसीव भी करना है। तो चाहे उसमें भरते समय चाहे वहाँ से निकालते समय लाइट का इस्तेमाल करना होगा, तो उस मेमोरी का नाम कौन सा मेमोरी हो जाएगा, ऑप्टिकल मेमोरी हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल था सीडी और डीवीडी। अगर आप लोग देखे होंगे सीडी और डीवीडी कैसेट, तो याद रखे होगा आप लोगों को कि उसमें ना लेंस लगा होता था। सीडी डीवीडी में प्लेयर जो आता है, सीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर, जहाँ कैसेट लगता था उसके अंदर ना लेंस लगता था, और उस लेंस से लेजर लाइट निकलता था, जिसके कारण सीडी में डेटा जो था वो मूवी चलता था, या उसमें हम लोग राइट कर सकते थे, रीड राइट, जो भी डेटा स्टोर करना हो चाहे वहाँ से हमको डेटा निकालना हो, तो लाइट का ही इस्तेमाल होता था, इसीलिए उसको सीडी और डीवीडी को ऑप्टिकल मेमोरी कहा जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं कि एग्जाम में जब भी पूछेगा लाइट का नाम रहेगा, ऐसा मेमोरी जिसमें लाइट इस्तेमाल होता था, आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल मेमोरी। ऐसा केबल जिसमें लाइट का थ्रू डेटा ट्रांसफर होता हो तो ऑप्टिकल केबल हो गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो भी है। और ऐसा माउस जिसमें लाइट इस्तेमाल होता है तो वो कौन सा माउस हो गया। तो हम लोग तो यही चलाते हैं। अब इसमें भी 2 है, वायर्ड और वायरलेस। आजकल आता है ना बिना तार वाला माउस,
लेकिन बिना तार का भी है तो लाइट तो जलता है उसमें, तो है किसका पार्ट वो? चाहे वायर वाला लो चाहे वायरलेस वाला लो, लेकिन है तो ऑप्टिकल ही, क्योंकि लाइट यूज हो रहा है। और पहले लाइट के जगह में बॉल था, तो जब बॉल था तो उसी का नाम कौन सा माउस था? मैकेनिकल माउस। पुराना है मैकेनिकल माउस और नया है ऑप्टिकल माउस। सवाल पूछेगा अगर कि वायरलेस माउस किसका एग्जांपल है, हम तब भी आंसर क्या लिखेंगे? ऑप्टिकल, बिना तार वाला आजकल है ना, वायरलेस ब्लूटूथ वाला कनेक्ट करते हैं, लेकिन है वो भी ऑप्टिकल माउस ही। ठीक है, चलिए ठीक है, इजी इजी। अच्छा आंसर के है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जैसे माउस में कितना बटन होता है। तो जनरली हम लोग माउस में जानते हैं कि एक लेफ्ट क्लिक करते हैं और एक राइट क्लिक करते हैं, लेकिन देखे होंगे बीच वाला स्क्रॉल भी होता है, तो उसको भी हम लोग बटन के ऑप्शन में रखते हैं, क्योंकि वो भी क्लिक भी होता है। बहुत बार गेम वगैरह खेलने में उसका लोग इस्तेमाल भी करता है, ठीक है, वो क्लिक भी होता है। और आप नॉर्मली भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे PDF फाइल पढ़ रहे हैं तो आप लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक का तो चलिए इस्तेमाल करते ही हैं हर दिन, लेकिन अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो PDF ऊपर नीचे होता है पेज, जैसे 10-20 पेज का है तो आप स्क्रॉल करिएगा तो ऊपर नीचे होगा पेज, लेकिन स्क्रॉल करके ऐसे स्क्रॉल कीजिए और स्क्रॉल करते समय ना उसको दबा भी दीजिए, तो वो स्क्रॉल होते रहेगा, आप उसको छोड़ दीजिएगा ना माउस। जैसे आप जितना देर ऐसे स्क्रॉल करिएगा उतना ही ना होगा, फिर छोड़ दीजिएगा उतना ही होगा, फिर स्क्रॉल करिए होगा, लेकिन आप स्क्रॉल करके और उसको दबा के छोड़ दीजिए तो वो स्क्रॉल होते रहेगा। कब तक? जब तक एकदम आखिरी तक नहीं चल जाएगा, आखिरी में जाकर रुक जाएगा। अब मान लीजिए कि 1000 पेज है, आप ऐसे स्क्रॉल करके दबा के छोड़ दें तो स्क्रॉल होते रहेगा, फिर रोकना है तो वापस उसको क्लिक करना पड़ेगा, मतलब वो क्लिक होता है, बस ये आपको बताना चाह रहे हैं। बाकी उसका फंक्शन अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, F5 बटन कीबोर्ड में है ना, F5 बटन क्या होता है? F5 से तो सब जानता है, रिफ्रेश होता है। नहीं, कीबोर्ड का F5 बटन क्या करता है? तो सब आंसर क्या लिख देगा कि रिफ्रेश करता है। लेकिन ये आंसर ना आधा भी सही नहीं है, हम इसको 30% सही मानते हैं, 50-50 भी नहीं, क्योंकि F5 का काम सिर्फ रिफ्रेश करना नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप उस F5 का इस्तेमाल कर कहाँ रहे हैं। अगर नॉर्मल विंडोज़ की बात करते हैं, जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर पढ़ते समय डिस्कस करेंगे, नॉर्मली आप कंप्यूटर चला रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, नेट चला रहे हैं, उस समय अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो ऑब्वियसली ये रिफ्रेश करेगा। लेकिन अगर आप पावर पॉइंट चला रहे हैं कोई, और पावर पॉइंट में अगर आप F5 कर दीजिएगा तो क्या अभी भी रिफ्रेश होगा? नहीं, ये क्या कर देता है? स्लाइड शो शुरू कर देता है, एक एक करके एक एक स्लाइड अपने आप आने लगेगा। अगर आप एक्सेल में अगर F5 प्रेस कर देते हैं तो फिर यही F5 आपको ऑप्शन देगा गो टू सेल, कि आप किस सेल में जाना चाहते हैं, आपको ऐसे लिखने के लिए दे देगा। जैसे एक्सेल में देखे होंगे ना, ऐसे ना रहता है, नहीं, रो कॉलम बना रहता है, तो इधर क्या रहता है याद है? A B C, इधर D, और इधर 1 2 3 ऐसे रहेगा नंबर पूरा। आजकल रहता है ये 10,48,576। जो 1 2 3 देख रहे हैं ना, 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा? 10,48,576 तक जाता है, 10,48,576, जिसको हम लोग 2 का पावर 20 भी बोलते हैं, 2 का पावर 20। खैर वो हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल पढ़ते समय। और ये ABCD जो दिख रहा है, D से Z तक नहीं जाता है, Z के बाद डबल A हो गया, फिर AB AC AZ तक, AZ के बाद फिर शुरू होता है B का सीरीज, जैसे गाड़ी का नंबर नहीं होता है, झारखंड JH ऐसे करके, फिर 0 डबल A, उसके बाद कुछ रहेगा, है ना। तो वैसे यहाँ पर सीरीज है, A से Z हुआ, फिर डबल A से AZ, फिर B A से B C B D B Z, फिर C A से CZ, D A से DZ, E A से EZ, F A से FA FB FC करके FZ, फिर G A से GZ, ऐसे करके जाता है, फिर खत्म हो जाएगा ZZ, ZA से ZZ, फिर शुरू होगा AAA, ट्रिपल A,
ए बी, ए सी, ए जेड खत्म, फिर ए बी ए से ए बी जेड, तो कहाँ खत्म होगा जाके, आपका उम्र बीत जाएगा, इतना ऑप्शन है, बहुत लंबा है। तो खैर वो हम बात कर रहे हैं अभी, मान लीजिए इतना ही है। तो आपको ये जो छोटा छोटा बॉक्स है ना, इसी बॉक्सेस को क्या बोला जाता है, सेल। तो आप है कितना बोल रहे हैं, इधर जो है, इधर हम लोगों को दिया है 16,000, गिनेंगे ना ABCD करके, तो इधर मिलता है हमको 16,384, और इधर मिलता है 10.5 लाख, 10,48,576। ऐसा एक सीट में है, और ऐसा एक्सेल में मतलब आप बता नहीं सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीट्स बना सकते हैं। और एका को में 10.5 लाख लाइन इधर है, और एक लाइन में क्या गो 16,000, दूसर का लाइन में भी कितना 16,000, तीसर का लाइन में 16,000, ऐसा ऐसा कितना लाइन 10.5 लाख लाइन, ये एगो सीट में हुआ। और एक्सेल में देखिएगा यहाँ नीचे रहता है इसे सीट 1 फिर स्लैश, सीट 2 फिर स्लैश, देखे, और प्लस का साइन रहता है, 3 गो रहता है सीट 3 तक, अब प्लस रहता है, क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा सीट 4, फिर क्लिक करेंगे तो सीट, जैसे गूगल क्रोम में नहीं रहता है न्यू टैब, फेसबुक चल रहा है, बगल में व्हाट्सएप खोल दिए, बगल में फ्लिपकार्ट खोल दिए, प्लस प्लस करते जाइए, नया नया वेबसाइट खुलते जाएगा। वैसे ही सीट 3 का क्यों रहता है, शुरू में जब एक्सेल खोलिएगा तो क्या को रहता है सीट 1, सीट 2 और सीट 3। बहुत बार पूछता भी है कि एक्सेल में जब फाइल खोलते हैं तो क्या को सीट दिखता है, ऑप्शन 3 होगा आंसर, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। लेकिन प्लस का ऑप्शन है, क्लिक करिए सीट 4, फिर प्लस कीजिए सीट 5, सीट 6, और ऐसा कितना बना सकते हैं। इधर तो चलिए लिमिट था कि बॉक्सवा यहाँ पर 16,384, इधर 10.5 लाख लाइन होगा, लेकिन इसका लिमिट उतना है जितना रैम रहेगा। तो रैम ज़्यादा बढ़ा तो ज़्यादा सीट बना, तो एक को सीट में उतना उतना है जो 10.5 लाख लाइन, दूसर का सीट में भी उतना, तीसर का सीट में भी उतना, तो भर पाइएगा ज़िंदगी में, आम इंसान का बस का बात तो नहीं। तो आपसे पूछेगा कि किस सेल में जाना चाहते हैं, आप F5 प्रेस किए, ऑप्शन आ गया गो टू सेल, और एक डब्बा खुल जाएगा। अब इस डब्बा में तुमको जाना है मान लो इस बॉक्स में, तो इस बॉक्स का नंबर बताओगे क्या है। तो पहले ना कॉलम, ये ABCD क्या है कॉलम, और ये 1 2 3 क्या है रो। तो पहले कॉलम का नाम लिखना है, तो कॉलम का नाम क्या है, A की B की C की D, C। कौन सा रो है नंबर बताइए 2, तो इसका एड्रेस कितना हो गया C2। तो अगर यहाँ तुम C2 लिख के एंटर मारोगे ना तो तुम यहाँ आ जाओ। क्या होता अगर हम लिखते C3, कहाँ चल जाएंगे बताइए। तो अगर हम C3 लिखेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ पर, जैसे ही इंटर मारोगे ना, F5 प्रेस, एक्सेल चला रहे, F5 प्रेस किए, ऑप्शन खुल गया गो टू सेल, ऐसा डब्बा खुल गया, उसमें लिखे C3 और इंटर मारे, कहाँ पहुँच गया इस डब्बा में, तो कहाँ पहुँचा गो टू सेल। आप किस सेल में जाना चाहते हैं आप लिखिए, इंटर मारिए, आप कर्सर उसी सेल में चल जाएगा, जो लिखना है फिर यहाँ लिखिए। तो जैसे ही यहाँ आएगा तो ये वाला क्या हो जाता है, ऐसे हाईलाइट हो जाता है, देखे ना, फिर आप लिखिएगा तो वहीं लिखाएगा। तो क्या F5 का एक ही को काम है, एक्सेल में अलग ऑप्शन दे रहा है, पावर पॉइंट में अलगे दे रहा है, और विंडो में क्या देता है रिफ्रेश करने का। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, विंडो 7 विंडो 8 में नॉर्मली काम कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन में काम नहीं कर रहे हैं, तब जैसे स्क्रीन में डेस्कटॉप पे है आप, तो वहाँ क्या करेगा रिफ्रेश करेगा। एक और बात कर रहे हैं हम लोग, वर्ड नोटपैड का सुनवे किया होगा, नोटपैड यूज किया होगा जी, है ना। तो नोटपैड अगर कोई चला रहा है, टाइपिंग इसमें भी करता है, और अगर वहाँ कोई F5 प्रेस कर दिया तो क्या होगा। अच्छा, घड़ी अब जब आप चलाते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप, तो नीचे डेट और टाइम दिखता है यहाँ कोना में, इसी जगह ना दिखता है डेट और टाइम। तो अगर आप नोटपैड चलाते समय F5 प्रेस कर दिए तो फिर आपका जहाँ टाइपिंग कर रहे होंगे नोटपैड में, हेलो दिस इज, हेलो गुड मॉर्निंग, कुछ ऐसे नोटपैड में टाइपिंग कर रहे हैं, और अगर F5 गलती से टाइप करते समय F5 दबा गया या आप प्रेस कर दिए, तो डेट और टाइम, तो आज कितना तारीख है 10 बज के कितना मिनट, 10 तारीख है, 10/2/25, और उसके बाद टाइम कितना हो रहा होगा 8:12:40 PM, तो ये पूरा टाइप हो जाएगा। तो जहाँ टाइपिंग कर रहे थे वहाँ डेट और टाइम टाइप हो जाएगा। तो सवाल पूछेगा F5 से नोटपैड में क्या होता है, तब आप क्या लिखिएगा, टाइप होता है डेट एंड टाइम। एक्सेल में F5 से क्या होता है, तो लिखेंगे गो टू सेल ऑप्शन। पावर पॉइंट में F5 से क्या होता है, स्लाइड शो, और ऑपरेटिंग सिस्टम में F5 से क्या होता है, तो रिफ्रेश। लेकिन सवाल अधूरा रहा, पूरा नहीं दिया कि पावर पॉइंट में क्या होता है, एक्सेल में सिर्फ पूछा
कि F5 क्या करता है, इतने पूछा। आप तो कंफ्यूज, F5 तो बहुत कुछ करता है, लेकिन सवाल सिर्फ पूछा व्हाट डज F5, F5 क्या करता है। तो आंसर हम लोग स्टैंडर्ड आंसर किसको मानते हैं, रिफ्रेश वाले को। अगर सिर्फ पूछा F5 क्या करता है, आंसर रिफ्रेश होगा। लेकिन अगर उसको पूछना होगा ना स्पेसिफिक, तो वो लिख देगा क्वेश्चन में कि एक्सेल में क्या करता है, पावर पॉइंट में क्या करता है, नोटपैड में। लेकिन नॉर्मल पूछ रहा है, इसका मतलब वो इसके बारे में ही पूछ रहा है कि ये रिफ्रेश करता है। क्योंकि आप कंप्यूटर में कोई ऐप नहीं चला रहे हैं, नॉर्मली कंप्यूटर चला रहे हैं, इसका मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 यही ना चला रहे होंगे, तो उसमें F5 जनरली रिफ्रेश करता है। इसलिए कंप्यूटर में सिंपल क्वेश्चन का आंसर रिफ्रेश होगा। चलिए ठीक है, यहां तक। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी माउस का, जिसमें हम लोग बात किए बटन का बात कर रहे हैं ना, बटन कितने तरह का होता है। तो हम क्या बोले कि 3 बटन है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल। और स्क्रॉल को हम लोग सेंटर बटन भी बोलते हैं, क्योंकि बीच में है ना। तो हो गया एक बटन, पूछ लिखिएगा अगर कि कितना बटन है, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल, या स्क्रॉल को सेंटर भी बोल सकते हो, ठीक है। आप बताइए कि यूज क्या है, लेफ्ट, राइट और सेंटर का यूज क्या है। अभी अभी हम लोग पढ़े थे, राइट क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है, मेन्यू खुल जाता है ना। तो क्या लिखेंगे, टू ओपन मेन्यू, है ना, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो पढ़े। लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, जैसे ही राइट क्लिक किए ना तो मेन्यू खुल गया। अब उसमें से कोई एक चीज सेलेक्ट करना है, तब राइट क्लिक करेंगे कि लेफ्ट क्लिक करेंगे। अच्छा, मान लीजिए 100 को गाना है, कंप्यूटर चला रहे हैं आप, 100 को गाना दिख रहा है ऐसे लाइन से पूरा फाइल में, फोल्डर खोले उसमें 100 को दिख रहा है। कोई एक गाना सेलेक्ट करना है तो कौन वाला क्लिक करेंगे, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट साइड ना, नॉर्मली इधर वाला करते हैं, इस तरह इधर वाला ना, ऐसे क्लिक करते हैं। राइट क्लिक तो तब करेंगे जब उसको डिलीट उलीट करना होगा, कॉपी उपी करना होगा, तो राइट क्लिक करके ऑप्शन खोल लेंगे और कॉपी कर लेंगे। लेकिन सिंपल खाली सेलेक्ट करना है तो खाली क्लिक कर देंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो राइट क्लिक करेंगे तो मेन्यू खुलेगा, फिर उसमें से कुछ सेलेक्ट करना है तो फिर लेफ्ट वाला करेंगे। लेकिन सिंपल लेफ्ट क्लिक करने से हमेशा सेलेक्ट होता है। चाहे फोल्डर भी है, तो मान लीजिए 100 को फोल्डर है ना, कंप्यूटर है, फिजिक्स, ऐसे फोल्डर बना है, एक फोल्डर पे क्लिक कर देंगे तो फोल्डर सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो लेफ्ट क्लिक करने से क्या होता है, सेलेक्ट होता है। राइट क्लिक करके ऑप्शन खोले, उस ऑप्शन में भी कुछ सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट वाला ही क्लिक करते हैं। और कोई फाइल फोल्डर कुछ भी सेलेक्ट करना हो तो हम लोग लेफ्ट क्लिक ही करते हैं। तो सवाल पूछेगा लेफ्ट क्लिक किस लिए होता है, तो आंसर क्या होगा, सेलेक्ट करने के लिए होता है। लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल हमेशा सिलेक्शन के लिए, चाहे कुछ भी मेन्यू से सेलेक्ट करना हो, चाहे फाइल फोल्डर कुछ भी सेलेक्ट करना हो तो लेफ्ट क्लिक करते हैं। और हमको मेन्यू चाहिए कि नहीं, ऑप्शन है हमको चाहिए इसको रीनेम करने के लिए, डिलीट करने के लिए, है ना, तब हम लोग राइट क्लिक करके उसका मेन्यू को ओपन कर लेते हैं। और स्क्रॉल से तो जान ही रहे हैं क्या होता है, ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं हम लोग, मूव कर सकते हैं फाइल को, कंटेंट को, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अभी हम लोग को माउस कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में माउस के बारे में पढ़ेंगे कि माउस में इवेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अभी तो हम लोग सिर्फ बटन पढ़े हैं, माउस में क्लिक करते हैं तो क्लिक करने का तरीका अलग है। एक होता है सिंगल क्लिक, एक होता है डबल क्लिक, एक होता है ट्रिपल क्लिक। कोई किया नहीं होगा आज तक ट्रिपल क्लिक। डबल क्लिक करने का 2 तरीका है, एक होता है जल्दी जल्दी ऐसे 2 बार क्लिक करता है तो खुल जाता है। एक डबल क्लिक का तरीका है रुक रुक के, एक बार क्लिक किए फिर थोड़ा रुको फिर क्लिक किए, तो वो अलग काम करेगा। और जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक कर देंगे तो खुल जाएगा। लेकिन अगर एक बार क्लिक करके रुके फिर थोड़ा देर बाद क्लिक किए तो वो रीनेम हो जाता है। रीनेम का ऑप्शन आता है कि आप टाइप करिए, नाम बदल जाएगा उसका, चाहे फाइल का हो चाहे फोल्डर का नाम बदलना हो। तो रुक रुक के अगर 2 बार क्लिक करते हैं तो रीनेम, और जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है। ट्रिपल क्लिक से क्या होगा, कभी नहीं किए होंगे, करके देखिएगा, हम लोग अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी तक जितना पढ़े हैं उसका क्वेश्चन। तो हम लोग पढ़े हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें से सिर्फ हम एक सेक्शन को आज डिस्कस करेंगे, जनरेशन ऑफ
कंप्यूटर। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हम लोग कितना जनरेशन पढ़े थे, 5 जनरेशन। 5 जनरेशन में पहला जनरेशन में कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। दूसरा जनरेशन में क्या इस्तेमाल हुआ था, ट्रांजिस्टर। प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं हम। पहला में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में आईसी, चौथा में सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर बोलते हैं उसको, या VLSI भी बोल रहे थे हम लोग, और पांचवा में ULSI प्रोसेसर बोल रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन का फीचर था, 5वां जनरेशन का फीचर है ना। कीबोर्ड माउस कब आया, आज भी डिस्कस किए हम, 3rd जनरेशन में आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया, ये हम डिस्कस नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम 1st जनरेशन में नहीं था। मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल कब हो रहा था स्टोरेज के लिए, पंच कार्ड का इस्तेमाल कब हुआ, 1st जनरेशन में। रैम रोम का इस्तेमाल कब हुआ, है ना। तो उसी तरह वो सारा क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक यही हम बात कर रहे थे कि आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे किसका क्वेश्चन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। पहला सवाल है, देखो, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड विच टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेसिंग। अभी बात भी की है हम लोग कि पहला जनरेशन में प्रोसेसिंग के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा था, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर। तो आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। राइट आंसर इज वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। पहला जनरेशन में किस लैंग्वेज यूज किया जाता था। तो ये हम लोग शायद डिस्कस नहीं किए थे, ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में जो भी डाउट होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि पहला जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। तो राइट आंसर इज मशीन लैंग्वेज। अगर एग्जाम में मशीन लैंग्वेज ऑप्शन नहीं भी रहा तो आप याद रखिएगा इसको, और कौन सा लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि मशीन जो है ना, कंप्यूटर इज अ मशीन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हिंदी हिंदुस्तान में चलता है कि नहीं। अब स्पेनिश कहाँ चलेगा, स्पेन में। इटालियन कहाँ चलेगा, इटली में। वैसे ही मशीन जिस भाषा को समझता है उस भाषा का नाम क्या रख दिया गया, मशीन लैंग्वेज। और वो मशीन कौन सा भाषा समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1। कंप्यूटर इसके अलावा कुछ नहीं जानता है। तो पहला जनरेशन में सिर्फ इसी का इस्तेमाल हुआ था, मशीन लैंग्वेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये हम लोग जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिस्कस कर रहे थे तो हम बात किए थे कि अमेरिका 2nd वर्ल्ड वॉर के एक समय कंप्यूटर बनाया था, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, और उसी को हम लोग कंप्यूटर का पहला जनरेशन मान लिए। चार्ल्स बेबेज क्या बना रहे थे इंग्लैंड में, हम लोग उस कंप्यूटर का डिस्कशन, क्योंकि वो हमारे यूज का नहीं था। हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे ना कि चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर अधूरा था, डिजिटल कंप्यूटर नहीं था। हम लोग जो आज इस्तेमाल करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है। इसका शुरुआत, डिजिटल कंप्यूटर का शुरुआत कहाँ से हुआ है, अमेरिका से हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। तो बताइए उस कंप्यूटर का क्या नाम बताए थे हम लोग पढ़े थे, उस कंप्यूटर का नाम था ENIAC। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर भी है, याद रखिएगा, दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC, ठीक है। और इसी का बनने के बाद से हम लोग कंप्यूटर का पहला जनरेशन कंसीडर भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम विथ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। हम लोग बहुत चीज बात किए थे कि पहला जनरेशन का कंप्यूटर में दिक्कत क्या क्या था। तो AI का यूज तो था ही नहीं, स्मॉल साइज तो नहीं था, लो हीट जनरेशन तो नहीं था, हाई पावर। तो आप सोचिए ना कि लैपटॉप और डेस्कटॉप चलाते हैं ना, तो डेस्कटॉप कोई आदमी चलाता है उसका बिजली बिल, और लैपटॉप चला रहा है उसका बिजली बिल क्या आएगा, जो डेस्कटॉप चलाता होगा उसका बिजली बिल ज़्यादा होगा, लैपटॉप वाला का कम होगा, मोबाइल वाला का और कम होगा।
सेम ऐसे ही पहला कंप्यूटर तो बहुत बड़ा था, 1800 स्क्वायर फीट हम लोग पढ़े थे, तो उस समय क्या करता होगा, कम बिजली खपत था कि ज़्यादा था, तो उस समय का खपत ज़्यादा था, तो आंसर क्या होगा, हाई पावर कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था, बिजली का बिल खपत ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब देखिए इसमें पहला जनरेशन का कंप्यूटर कौन है, एप्पल 2, PDP, IBM 360, यूनिवैक 1। तो आंसर क्या होगा, देखिए इनियक तो था ही, इनियक तो यहाँ ऑप्शन है नहीं, इनियक भी था लेकिन इनियक के ऑप्शन में रहता तो हम लिखते, अब यहाँ यूनिवैक है, राइट आंसर क्या होगा, यूनिवैक। यूनिवैक 1 पहला जनरेशन का है, इडसैक है, इडवैक है, इनियक है, ये सब पहला जनरेशन का ही कंप्यूटर माना जाता है। थोड़ा बहुत साइज का अंतर है, कोई 1800 स्क्वायर फीट का है, कोई 800 का, लेकिन सब बड़े कंप्यूटर हैं, सब पहला जनरेशन के था ही, सब में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो इनियक जो पढ़े थे वो भी पहला जनरेशन का था, उसी समय से शुरू ही हुआ। यूनिवैक भी फर्स्ट जनरेशन में ही बना था, लेकिन उससे छोटा कंप्यूटर था। हाँ, ये भी अमेरिका का, और वही टीम बनाया था, जो टीम अमेरिका का साइंटिस्ट का ग्रुप इनियक को बनाया था, वही यूनिवैक को बनाया, और वही इडवैक को भी बनाया था, वही टीम बनाया था इडवैक। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका, हिस्ट्री पढ़ाया ही नहीं है, अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी हम बाकी है डिस्कस करना करेंगे, ये सब के बारे में पढ़ेंगे कि इडवैक का फीचर क्या था, यूनिवैक का। अभी याद रखिएगा कि यूनिवैक या इडवैक या इसके पहले जो डिस्कस किए वो सब पहला जनरेशन का ही कंप्यूटर है। ये जो हम लोग बात किए अभी इनियक का, ये भी पहला ही जनरेशन का था, और अभी यूनिवैक का जो बात किए ये भी पहला जनरेशन का ही कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टिपिकल इनपुट मेथड फॉर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आज ना हम लोग इनपुट करने के लिए कीबोर्ड, माउस, टच पैड सब इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला जनरेशन में इनपुट के लिए क्या कीबोर्ड एंड माउस था, नहीं। क्या टच स्क्रीन था, क्या वॉइस इनपुट था, आजकल ना गूगल में बोल के सर्च कर लेते हैं हम लोग, कुछ नहीं था। पहले क्या था, सिर्फ पंच कार्ड। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, पढ़ाते समय हम डिस्कस किए हैं कि पहला जनरेशन में स्टोरेज के लिए किसका इस्तेमाल होता था, पंच कार्ड का। पहला जनरेशन में पंच कार्ड का स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हम लोग आजकल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD सब स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह डेटा स्टोर करते हैं ना, मेमोरी कार्ड में भी करते हैं, पेन ड्राइव में भी करते हैं, CD DVD में भी करते हैं, हार्ड डिस्क में करते हैं, SSD में भी करते हैं, FDD, बहुत सारा चीज़। लेकिन पहला जनरेशन में डेटा स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा था, पंच कार्ड। लेकिन यहाँ सवाल है, स्टोरेज का बात ही नहीं कर रहा है, किसका बात कर रहा है, इनपुट डिवाइस। तो उस समय इनपुट करने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता था, पंच कार्ड। और हम लोग तो क्लास में डिस्कस किए हैं कि स्टोरेज के लिए भी पंच कार्ड। तो इसका 2 इस्तेमाल था पहला जनरेशन में, इनपुट के लिए भी और डेटा स्टोर करने के लिए भी। तो अभी हम लोग बात किए इनपुट के लिए पंच कार्ड पहला जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टोरेज मेथड फॉर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। अभी डिस्कस किए कि पंच कार्ड का इस्तेमाल स्टोर करने के लिए भी हुआ और इनपुट के लिए। अभी सवाल आ ही गया, तो सब सेम ऑप्शन है, आंसर क्या होगा, बी, पंच कार्ड। स्टोरेज के लिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, इनपुट के लिए भी यही है फर्स्ट जनरेशन में, स्टोरेज के लिए भी यही है फर्स्ट जनरेशन में, पंच कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मेजर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। दूसरा जनरेशन में जब वैक्यूम ट्यूब को हटाया, अब सवाल पूछने का तरीका एग्जाम में बदल सकता है कि सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को हटाने के बाद उसको रिप्लेस कौन सा टेक्नोलॉजी किया। तो वैक्यूम ट्यूब को हटा के क्या इस्तेमाल होने लगा, इसके जगह पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा, ट्रांजिस्टर आंसर होगा। पढ़ चुके हैं हम लोग, वैक्यूम ट्यूब को हटा करके ट्रांजिस्टर आया सेकंड, ये पहले में था, ये सेकंड में है। और ये किस में है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये माइक्रो प्रोसेसर 4 में। चलिए ठीक है। 9th क्वेश्चन, द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड विच टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो पहला जनरेशन में हम लोग बात किए मशीन लैंग्वेज का, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, और दूसरा जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल होने लगा किसका, आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज। तो पहला में मशीन लैंग्वेज था, सिर्फ कंप्यूटर बाइनरी ही समझता था,
कंप्यूटर में सब कुछ बाइनरी में ही लिखना पड़ता था। अभी आपको हेलो लिखना तो आता है, हम चैट में लिख लेते हैं व्हाट्सएप में हेलो, लेकिन हम बोलेंगे ना कि एच का बाइनरी बताइए, ई का भी बाइनरी लिखे, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी जानता है, तो लिख लीजिएगा आप, नहीं लिख पाएंगे। एच का बाइनरी 7 अंक का है, ई का भी 7 अंक का है, हेलो 6 अंक 6 लेटर है ना हेलो में, HELLO 5 है ना, 5 है, पांचों का 8 गो बाइनरी होगा, 8 अंक का, तो 40 बार 0101 लिखना पड़ेगा। फिर बाय का ऐसे ही 24 गो, क्योंकि एगो का 8 होता है, तो बाय में 3 गो हुआ ना, बी वाई ई बाय लिखते हैं, तो बी का 8, वाई का 8 और ई का 8, 24 गो 0101 लिखना पड़ेगा। और कहाँ 0 और कहाँ 1 याद रहेगा आपको? पहला जनरेशन में ऐसे ही चलता था। तो आसान था कि मुश्किल था? उसको आसान बनाने के लिए कौन सा लैंग्वेज डेवलप किया गया? तो असेंबली लैंग्वेज के आने से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग, बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर चलेगा? नहीं ना चलेगा। आपका विंडोज 7 जो भी एंड्रॉयड सब ऑपरेट सब सॉफ्टवेयर है, चला ही नहीं पाइएगा। व्हाट्सएप फेसबुक सब सॉफ्टवेयर है। तो पहले बनाने के लिए सब कुछ 01 में ही लिखना पड़ता था, लेकिन उसको आसान, कितना लंबा कौन लिखेगा, इतना याद किसको रहता है? इसको आसान बनाने के लिए कौन सा लैंग्वेज का आविष्कार हुआ? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, जो अब उससे ज़्यादा आसान है। मशीन लैंग्वेज से ज़्यादा आसान किसके लिए? कंप्यूटर के लिए कि यूज़र के लिए? हम लोगों के लिए आसान हुआ, कंप्यूटर के लिए तो मुश्किल हो गया, क्योंकि कंप्यूटर को समझ में क्या आता था? अब हम दूसरा भाषा बोलने लगे तो नहीं ना समझेगा वो। तो कंप्यूटर के लिए भले मुश्किल हो गया, लेकिन हम लोगों के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए क्या हो गया? आसान हो गया। इसीलिए यूज़र के, इंजीनियर के ये सुविधा के लिए किसको बना दिया गया? असेंबली लैंग्वेज, जो दूसरा जनरेशन में आया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस वाज कॉमनली यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन? बताइए दूसरा जनरेशन में कौन सा इस्तेमाल होने लगा? हम लोग पढ़े हैं इसको, मैग्नेटिक टेप। पहला में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरा में मैग्नेटिक टेप, और तीसरा में याद है मैग्नेटिक डिस्क पढ़ाए हैं, है ना, मैग्नेटिक डिस्क। यहाँ मैग्नेटिक टेप है, उसमें मैग्नेटिक, और देखिए SSD का फुल फॉर्म लिखा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सब तो आजकल यूज होता है। USB जो है, पेन ड्राइव वगैरह आज यूज होता है। ऑप्टिकल डिस्क का बात कर रहे थे हम, याद करिए, CD DVD, ऑप्टिकल आज बात किए, तो ऑप्टिकल में CD DVD ये सब तो आजकल का इस्तेमाल होता है। ये सब सेकेंड जनरेशन 1965 में कहाँ रहा होगा जी? 60-70 साल पहले, ज़्यादा है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। अच्छा, ट्रांजिस्टर दूसरा जनरेशन में आया, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। तो ट्रांजिस्टर का यूज करते हुए पहला कंप्यूटर कौन सा बना? तो बनाने वाली कंपनी IBM थी, याद रखिएगा। और IBM कौन सा बनाया था? 7090। ये पहला कंप्यूटर था जिसमें किसका इस्तेमाल हुआ था? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। ये पहला कंप्यूटर IBM बनाया, IBM 7090 का नाम था इस कंप्यूटर का। इसको तो याद करना पड़ेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट was introduced in the third generation of computer? थर्ड जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ? किसको हटा के आया बताइए? अच्छा, यहाँ लाइन से लिखा हुआ है, वैक्यूम ट्यूब को कौन हटाया? ट्रांजिस्टर को कौन हटाया? और IC को कौन हटाया? तो एकदम लाइन से है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन का बात कर रहा है, तो थर्ड जनरेशन में हम लोग बात करते हैं IC का। IC किस मेटल का बनता है? सिलिकॉन का बनता है। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, what major software development happened during the third generation? थर्ड जनरेशन के दौरान कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है मतलब हुआ, जो मतलब बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ थर्ड जनरेशन के दौरान? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग, पंच कार्ड प्रोग्रामिंग या ब्लॉकचेन। अच्छा, ब्लॉकचेन वगैरह आजकल सुना होगा, ब्लॉकचेन या इसको डिजिटल करेंसी के बारे में सुना होगा ना आजकल, नहीं? तो ये सब तो आजकल का एकदम मतलब सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन वगैरह। नहीं सुने हैं क्या? हाँ, बिटकॉइन या ये जो ब्लॉकचेन है ना, तो ये सब एकदम लेटेस्ट है। और हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा जनरेशन का?
थर्ड जनरेशन का टाइम में। तो थर्ड जनरेशन का मतलब हम लोग 75 से पहले का बात कर रहे हैं, है कि नहीं, 70। तो उस समय मतलब आज से 70 साल पहले, 60 साल 50 साल का पहले का बात कर रहे हैं। उस समय क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, ब्लॉकचेन नहीं था, पंच कार्ड प्रोग्रामिंग पुराना हो चुका था। तो उस समय कौन सा चीज़ आया, पंच कार्ड तो पहला जनरेशन, ब्लॉकचेन तो एकदम 5वां की बात कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग अभी 5वां की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों 5वां का है और ये पहला का है। और ये जो है ये थर्ड जनरेशन। तो याद रखिएगा कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया, थर्ड जनरेशन के दौरान। वही लिखा है कि मेजर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ था थर्ड जनरेशन में, और वो क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आज दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन तक नहीं होगा। आपका मोबाइल एंड्रॉयड के बिना ऑन नहीं होगा, विंडोज़ के बिना नहीं होगा, लैपटॉप डेस्कटॉप सब है ना, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी एप्पल बनाती है, तो बिना ओएस का कुछ नहीं होगा। इसलिए बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है जो थर्ड जनरेशन में हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर मेड ऑफ व्हाट। तो हम लोग बोलेंगे कि बनता है, थर्ड सवाल ही लिख दिया कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ थर्ड जनरेशन में, वो किसका बना है, सिलिकॉन का बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इनपुट आउटपुट डिवाइस बिकम कॉमन इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। कॉमन हो गया थर्ड जनरेशन में, कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो आंसर क्या होगा, तीसरा जनरेशन में कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स, ठीक है। इनपुट हो गया कीबोर्ड और आउटपुट हो गया मॉनिटर, जो स्क्रीन की बात करते हैं, ये सब कॉमन हो गया थर्ड जनरेशन से। क्वेश्चन नंबर 16, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकम पॉपुलर इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तीसरा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, कौन सा पॉपुलर हुआ, तो असेंबली लैंग्वेज तो पार हो गया, मशीन लैंग्वेज फर्स्ट में ही चला गया, पाइथन ये सब तो आजकल की बात कर रहे हैं। तो सीधा ऑप्शन है थर्ड जनरेशन में किसका, फोर्ट्रन एंड कोबोल। अब सवाल पूछता है फोर्ट्रन का फॉर्मूला क्या है, कोबोल का फॉर्मूला, ये फुल फॉर्म क्या है, तो हाँ ये फोर्ट्रन का है फॉर्मूला, FOR से फॉर्मूला और TRAN से ट्रांसलेशन, गुड। और अगर कोबोल का पूछेगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, तो देखिए CO से कॉमन, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड और L से लैंग्वेज, याद रखिएगा फुल फॉर्म आता है। तो ये सब आया थर्ड जनरेशन में। और इन सब को एक चीज़ और याद रखिएगा, फोर्ट्रन और कोबोल ये सब कौन सा लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम लोग, हाई लेवल लैंग्वेज। तो याद करिए फिर से, पहला जनरेशन में कौन सा, मशीन लैंग्वेज, दूसरा जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और तीसरा जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा एक चीज़ और है, अगर ये हाई लेवल लैंग्वेज है तो लो लेवल लैंग्वेज भी होगा। तो लो लेवल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं किसको, मशीन लैंग्वेज को ही लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। 3 नाम हो गया, मशीन लैंग्वेज का दूसरा नाम बाइनरी लैंग्वेज बताए थोड़ा देर पहले, और एक तीसरा नाम अभी बात कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज को, कौन सा लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। तो अगर पूछेगा हाई लेवल लैंग्वेज कब आया, थर्ड जनरेशन में, असेंबली लैंग्वेज कब आया, सेकंड में, लो लेवल लैंग्वेज कब आया, तो फर्स्ट में। वही लो लेवल लैंग्वेज ही मशीन लैंग्वेज है या बाइनरी लैंग्वेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स बिकेम पॉपुलर इन फोर्थ जनरेशन। चौथा पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर पॉपुलर हुआ, मेन फ्रेम, क्वांटम कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। नहीं, सिंपल सा चीज बोल रहा है ना, पॉपुलर हुआ। आजकल कैसे हो गया है, जैसे पहले घर घर तेंदुलकर था, घर घर सचिन तेंदुलकर, सब बच्चा बोलता था कि क्रिकेट मतलब सचिन बनेंगे, है ना। जैसे अगर गार्जियन डांटता भी है ना बच्चा को तो बड़ा सचिने बनेगा, तो क्रिकेट मतलब सचिन। अब घर घर मोदी जी हो गया, है नहीं, घर घर मोदी हो गया। वैसे ही घर घर कंप्यूटर हो गया।
तो ये घर घर कंप्यूटर किसके कारण हो पाया? जब कंप्यूटर छोटा हुआ। और किस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम लोग? और ये पीसी छोटा क्यों हुआ था याद करिए, सीपीयू के कारण। और वो कब बना था सीपीयू? 4th जनरेशन। तो वही तो हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को 3-4 तरीके से रिलेट करके देखिए, सब का आंसर है इसमें। हम लोग पढ़े हैं सीपीयू का इस्तेमाल 4था जनरेशन में हुआ, और सीपीयू छोटा सा चिप होता है जिसके कारण कंप्यूटर भी छोटा हो गया। छोटा होने के कारण ही पर्सनल कंप्यूटर बना, और इसीलिए सवाल पूछ रहा है कि एकदम कंप्यूटर पॉपुलर हो गया उसी समय, इतना छोटा हो गया कि सस्ता भी हो गया ना, और आराम से लोग कैरी करके घर में रख सकते हैं। तो इसीलिए सीपीयू के आविष्कार के कारण ही कंप्यूटर के फील्ड में ना क्रांति आ गया, पर्सनल कंप्यूटर बना और लोग मतलब घर घर में कंप्यूटर खरीदने लगे। तो पूछेगा कि कंप्यूटर का जो पॉपुलैरिटी बढ़ा है 4था जनरेशन में बढ़ा है किसके कारण? पर्सनल कंप्यूटर। इसी को हम लोग और एक नाम जानते हैं, याद करो, माइक्रो कंप्यूटर। पढ़ा है ना? तो माइक्रो कंप्यूटर यही है, पर्सनल कंप्यूटर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द मेजर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन 4th जनरेशन कंप्यूटर? अभी अभी बात किए माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को और किस नाम से जानते हो? इसी को हम लोग सीपीयू, या इसी को और किस नाम से सिंपल बोले तो प्रोसेसर बोलते हैं, है ना? VLSI भी बोले थे, लेकिन सिंपली अगर हम लोग सिंपल, जैसे हम लोग अपना एग्जाम का लेवल देख के JSS झारखंड लेवल का या CGL वगैरह का देखते हैं, तो इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही है प्रोसेसर ही। ट्रांजिस्टर तो पुराना, मैग्नेटिक ड्रम वगैरह बात की बात करेंगे। तो अभी AI तो 5वां का बात करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर है, 4th जनरेशन का कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर? पहला पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर कौन बनाया? तो आंसर क्या होगा? IBM। यही पहला पर्सनल कंप्यूटर या छोटा कंप्यूटर यही बनाया था, IBM कंपनी। ठीक है, बहुत पुरानी कंपनी है, कंप्यूटर के फील्ड में बहुत नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज अ मेजर एडवांसमेंट? मतलब क्या एडवांस नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ इन 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? 4था जनरेशन में क्या चीज नया मतलब इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था? तो मशीन लैंग्वेज, ये तो पुराना हो गया। वैक्यूम ट्यूब, ये तो पुराना है। क्वांटम प्रोसेसिंग, ये तो अभी चलिए रहा है, चाइना अमेरिका दोनों फेल हो गया इसको लॉन्च करने में। तो बचा क्या मेरे पास? GU। तो इसका शुरुआत जो था माउस वगैरह बनने के बाद ना, तो आंसर क्या होगा? ग्राफिकल यूजर। आज ही डिस्कस किए हम लोग थोड़ा देर पहले। इसके आने से कंप्यूटर चलाना आसान हो गया। तो 3rd जनरेशन में इसका ट्रायल वगैरह चला, लेकिन 4th में ये फुल्ली लॉन्च हो गया, लेकिन यूज शुरू हुआ 4th में पूरा पूरी, है ना? क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर? मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है 5वां कंप्यूटर का, जो स्पेशल फीचर है इसका? तो ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड, सब तो बेकार का ऑप्शन है। सीधा आंसर क्या हो जाएगा? यूज। 5वां जनरेशन का जब बात ही करते हैं तो हम लोग आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का बात करते हैं, रोबोटिक्स वगैरह का बात करते हैं, मशीन लर्निंग वगैरह का बात करते हैं। आजकल जैसे AI और मशीन लर्निंग, AI का ना छोटा बच्चा हो गया। AI बहुत बड़ा चीज़ है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है कौन? मशीन लर्निंग। तो अगर मशीन लर्निंग बोल रहे हैं मतलब ऑलरेडी आप AI का बात कर रहे हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग किसका हिस्सा है? AI बड़ा है, उसके अंदर का हिस्सा कौन है? मशीन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following technologies is commonly used in 5th generation computer? 5वां जनरेशन का बात कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब का बात करेंगे। ये भी चला ही रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब समझ रहे? जैसे हम क्लाउड स्टोरेज का समझाएं, क्लाउड का मतलब क्या हुआ? एक जगह रख दो दुनिया में कहीं भी, खाली आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी क्या है ना, जैसे कोई भी चीज़ जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे जावा, पाइथन सुने होंगे, C++, जावा, पाइथन का नाम। तो मान लीजिए हमको जावा में प्रोग्रामिंग करना है, तो पहले लैपटॉप में जावा इंस्टॉल करेंगे कि नहीं? पाइथन का प्रोग्राम रन करना है तो पाइथन इंस्टॉल करेंगे कि नहीं? लेकिन आजकल फैसिलिटी क्या है कि गूगल में कोड लिखो और गूगल से पूछो कि ये कोड है, इसको रन करके आउटपुट बताइए। कोड कहाँ दे रहे? गूगल में।
जावा का कोडिंग है, आप अपने कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल नहीं किए, अब हम रन करने के लिए दे दिए, अब वो कहाँ से जोड़ेगा? अच्छा दूसरा एक और सिंपल, चलिए ये सब आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अवेयर नहीं है तो हम जावा पाइथन की बात नहीं करेंगे, कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हैं। तो आपके कंप्यूटर जोड़ता है, कैलकुलेटर भी जोड़ता है, हम ना मान लीजिए कि जोड़ने का कोई सॉफ्टवेयर है या कन्वर्टर होता है ना, जैसे हमको सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो इसका फॉर्मूला होगा ना, कुछ कोई तो बदलेगा। तो हम क्या करेंगे ना, गूगल से पूछ देंगे कि फ़ारेनहाइट को इतना डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में बदल दिए, चेंज करके देगा कि नहीं देगा हमको? तो वो कैलकुलेशन किया होगा। कैलकुलेशन कहाँ कर रहा है? आपका कंप्यूटर किया, कहीं दूसरे जगह हो रहा है और वो हमको आंसर भेज रहा है। तो कंप्यूटिंग कहाँ हुआ? आपके कंप्यूटर में कंप्यूटेशन हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है कि कहीं और हो रहा है? हो रहा है कहीं और। तो यही हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग, कि आपके सिस्टम में नहीं हो रहा है कंप्यूटिंग, कहाँ हो रहा है? कहीं और हो रहा है। उसी तरह से जावा का प्रोग्राम का अगर एग्जांपल लेते हैं हम, कि मेरे सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है लेकिन हम जावा का प्रोग्राम बना लिए, अब हमको रन करेंगे तो नहीं होगा, तो हम कहाँ दे देंगे? गूगल को दे देंगे कि रन करके बताओ, तो रन करेगा कहीं ना कहीं, तभी ना आउटपुट आएगा। तो आउटपुट दे रहा है तो कहीं तो रन किया होगा। तो रन आपके सिस्टम में हुआ कि कहीं और हुआ? तो जो कहीं और हो रहा है, इंटरनेट में कहीं हो रहा होगा, सर्वर में हो रहा होगा, और उसी कंप्यूटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर हम बात करें क्वांटम कंप्यूटर का, भी हम लोग डिस्कशन नहीं किए हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम कंप्यूटर का कि क्या फीचर्स है इसका। न्यूरल नेटवर्क क्या है? जैसे हम लोग न्यूरॉन्स जानते हैं ना, ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन्स है ना, दारू पी के आदमी क्यों नहीं चल पाता है? न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देता है, स्लो हो जाता है ना। फिर उस न्यूरॉन, जो आदमी मेंटली डिस्टर्ब होता है, न्यूरॉन्स का ही ना प्रॉब्लम है, न्यूरॉन को ठीक करने का कोशिश करता है। सेम ऐसे ही जब हम लोग इंटेलिजेंट हैं, इंसान नेचुरल इंटेलिजेंट होता है, तो उसका न्यूरॉन खराब हो जाता है तो उसका बिहेवियर खराब हो जाता है, उसका लाइफ चेंज हो जाता है। कंप्यूटर में जब हम लोग रोबोट का बात करते हैं तो उसमें भी न्यूरॉन्स होता होगा, तब ना वो इंटेलिजेंट है, तब ना वो कैसे डिसीजन लेता होगा कि गाड़ी चलाना है, ब्रेक मारना है, तो न्यूरॉन्स उसमें भी होगा। तो वो नेचुरल न्यूरॉन नहीं, वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है। तो वही न्यूरॉन जो है वो किसका हिस्सा है? मशीन लर्निंग का। देखिए एआई के अंदर कौन आया? मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग के अंदर कौन आ रहा है? न्यूरल नेटवर्क आ रहा है। तो ये सब तो 5वां जनरेशन का फीचर है ना। तो आंसर आपसे यही पूछ रहा है कि कौन सा टेक्नोलॉजी जो है वो 5th जनरेशन का है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। सारा सही है, ये सब 5वां जनरेशन का फीचर है। क्लाउड कंप्यूटिंग आपके पास नहीं है, आप इंटरनेट को दीजिए, वो सब चीज़ जोड़ घटा के गुना करके प्रोग्राम रन करके वो दे देगा। जहाँ करना वो करेगा, सर्वर में वो खोजेगा कि कहाँ कंप्यूटिंग करना है, वो करेगा। आपको आपके सिस्टम को कंप्यूटिंग करने का ज़रूरत नहीं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे करेगा, क्लाउड में करेगा। ऑनलाइन, हम लोग क्लाउड स्टोरेज को नहीं बोल रहे थे, ऑनलाइन स्टोरेज। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब ऑनलाइन कंप्यूटिंग कर रहा होगा कहीं सर्वर में। क्वेश्चन नंबर 23, Which language is most relevant to AI based 5th generation computing? कौन सा लैंग्वेज है जो AI के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है? तो आंसर क्या होगा? पाइथन। वेरी गुड। कोबोल तो पढ़ ही लिए, 3rd जनरेशन में था, असेंबली तो 2nd जनरेशन में था, आप फोर्ट्रन भी 3rd का ही बात कर रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन भी हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज भी एडवांस है, जो AI वगैरह के लिए अभी मशीन लर्निंग में भी इसी का इस्तेमाल होता है। AI पूछा है, फिर भी अगर AI बेस्ड बोला, AI का मतलब तो मशीन लर्निंग भी इसके अंदर आ ही गया। तो अगर एग्जाम में मशीन लर्निंग भी पूछता तो भी हम पाइथन ही लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स आजकल जो इस्तेमाल होता है टुडे आर पार्ट ऑफ विच जनरेशन? तो आजकल सुपर कंप्यूटिंग जितना अभी जैसे अमेरिका बना दिया है ना, सबसे फास्ट एक्साफ्लॉप्स में स्पीड मेजर होने लगा, तो ये सब तो किस जनरेशन का हिस्सा है? 5th जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। 25th, व्हाट डज SSI स्टैंड्स फॉर इन द कंप्यूटर जनरेशन? ये हम लोग डिस्कस किए हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तो बताइए MSI का क्या होता है? हम लोग पढ़े थे, S से स्मॉल, M से मीडियम, L से लार्ज, है ना, ड्रेस जैसा है, S साइज, M साइज, L साइज। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? वेरी लार्ज। फिर हम लोग पढ़े थे अल्ट्रा लार्ज, है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्या? SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तो क्या होगा? MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन।
तो क्या होगा LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या होगा VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये किसका टाइप है पता है ना, आईसी का, जो थर्ड जनरेशन में आईसी आया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSI, अभी आ गया क्वेश्चन, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन, बी, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, LSI क्या होगा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट ULSI, स्टोरेज, ये अल्ट्रा लार्ज स्केल, ये तो सब में है ना स्केल इंटीग्रेशन। अब खाली हो रहा है स्मॉल स्केल, कभी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, तो लार्ज स्केल, वेरी लार्ज, तो अल्ट्रा लार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म, सुपर कंप्यूटर का स्पीड मापने का यूनिट फ्लॉप्स हम लोग पढ़े हैं, उस फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं इसको। FL से होता है फ्लॉप, FL से फ्लॉप्स, O से ऑपरेशंस पर सेकेंड, OPS ऑपरेशन पर सेकेंड, और FL से होता है फ्लोटिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज IDSAC स्टैंड्स फॉर, IDSAC भी पहला जनरेशन का कंप्यूटर है, याद रखिएगा, और फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। याद रखिएगा, सिर्फ इसको याद रखिएगा ना, याद रह जाएगा, डिले स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। याद रखिएगा, यहाँ कंप्यूटर मत कर दीजिएगा ऑप्शन में, मान लीजिए सिमिलर ऑप्शन दे दिया एग्जाम में, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर और एक में कैलकुलेटर, तो आंसर कैलकुलेटर होगा, कंप्यूटर नहीं होता है। और एक चीज याद रखिएगा, ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। ENIAC भी था, UNIVAC भी था, और IDSAC भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDVAC, ये भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ये भी फर्स्ट जनरेशन का ही है, और फुल फॉर्म है इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, व्हाट डज ENIAC स्टैंड्स फॉर, जो दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर है, याद रखिएगा, है तो फर्स्ट जनरेशन का, जनरेशन में क्या है ये, फर्स्ट जनरेशन, और ये क्या है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर भी है। 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा इसका, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, पहला डिजिटल कंप्यूटर है, इसी के बाद से जनरेशन काउंट कर रहे हैं, और इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। लेकिन इसका फुल फॉर्म में अगर यहाँ कैलकुलेटर रहा तो भी सही होगा, इसका दोनों फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड, नहीं यहाँ पर अरिथमेटिक है, ये नहीं होगा, यहाँ कंप्यूटर भी है और अगर कैलकुलेटर, अब दोनों दे दिया तो दोनों टिक नहीं मारना है, तब फिर यही रहेगा। लेकिन अगर ये नहीं रहा, कैलकुलेटर दिया तो भी सही है। ठीक है, तो प्रायोरिटी इसको देना है। लेकिन इसका आंसर बहुत सारे बुक में, वेबसाइट में कैलकुलेटर भी है, लेकिन उसमें कैलकुलेटर नहीं होगा, IDSAC में। यहाँ पर कंप्यूटर कैलकुलेटर दोनों हो सकता है, लेकिन अभी बेस्ट आंसर हमारे पास यही है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। शुरुआत में कंप्यूटर को इसी पर्पस के लिए ही बनाया गया था, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, बाद में कंप्यूटर एडवांस होते चल गया और इतना फीचर आ गया। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ डिस्कस किए आज जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब फिर हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का डिस्कस करेंगे एक दिन, फिर हम लोग हिस्ट्री का करेंगे, फिर एक दिन इनपुट का करेंगे, एक एक दिन एक एक टॉपिक का। चलिए ठीक है, बाकी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ऑनलाइन वाले लोग को बता दे रहे हैं, अगर किसी को डाउट रह जाता है और नहीं बता पाते हैं, अगर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो
आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डाउट। तो आपका डाउट हम बता देंगे, व्हाट्सएप करिएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा है तो समझाने के बाद भी नहीं समझ में आता है, शायद हम कमेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं क्लास लेते समय, क्योंकि सारा ध्यान क्लास में रहता है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आता हो, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, काफ़ी है, बता देंगे उसका आंसर आपको। ठीक है, चलिए। अभी रखल बा।